वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ पढ़ना शुरू किया था। सेटिंग अप में थोड़ी सी बात हमने की थी कि सेटिंग अप हमारा 3 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हम किस पार्ट में हैं? पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो कंपनी के बारे में क्या बतलाता है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की कहानी यहां पे है, कंपनी के खत्म होने की कहानी है। कौन सी कहानी है? इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के गोइंग कंसर्न की कहानी है। कंपनी बिजनेस कर रही है उस बीच के दौरान होने वाली सारी बातचीत है। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंपनी काम करती है तो कंपनी कुछ ना कुछ बनाती है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करेगी या चीजों को बनाएगी। दोनों ही केस में उनका इंटरेक्शन किनके साथ होगा? लोगों के साथ होगा, पब्लिक के साथ होगा, और वो कुछ लोगों को एम्प्लॉय करेगी। जहां लोग एम्प्लॉय होंगे वहां पे अलग अलग तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जहां पे कुछ केसेस में एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा चौधरी बनना चाहते हैं, यानी कि वो जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। और कुछ केसेस में एम्प्लॉयर जो है अनरीजनेबल फायदा उठाना चाहते हैं। किसका? एम्प्लॉय का। दोनों ही है। हालांकि ये बात सही है कि ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयर ही अनरीजनेबल फायदा उठाना चाहते हैं। किसका? एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आपको मिलेंगे जहां पे आपको जो है वो एम्प्लॉय दिखेंगे कि एम्प्लॉय ने भी जो है वो एम्प्लॉयर का क्या किया? मिसयूज किया, और उनको ऊपर जो है अनरीजनेबल टर्म्स कंडीशन पे काम कराने के लिए फोर्स करते हैं। कहा जो भी बात हो, मसला इतना ही है कि लेबर के साथ इंटरेक्शन होगा तभी जाकर के जो है कोई ना कोई काम हमारा पूरा होगा, अगर कंपनी काम कर रही है तो। इसको लेकर के इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, टोटल कितने एक्ट पढ़ने हैं? 16 एक्ट्स पढ़ने हैं एक चैप्टर में। और हम लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया और डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कहीं काम कर रहा है और उस जगह का नाम फैक्ट्री है जहां पे चीजें बनती है, चीजें मैन्युफैक्चर होती है, तो वहां पे रामदीन, हरिया, रामखिलावन, बंसी, बिरजू और भी बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जब वो काम करे तो एक मिनिमम रीजनेबल टर्म्स कंडीशन के साथ काम करवाया जाए और वो मिनिमम फैसिलिटी मिले जिससे वो ह्यूमन कंडीशन में क्या कर सके? काम कर सके। जैसे मैंने आते ही आपको नहीं बोला कि अरे कुछ मच्छर दिख रहे हैं डेंगू वाले, नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि पता चला कि अगर ऐसे में कमबख्त ने काट लिया तो मैं भी रिटायर हर्ट, आप भी रिटायर हर्ट, मैं रिटायर हर्ट हुआ तब तो और ज्यादा नुकसान, क्योंकि पता चला तब एक साथ जो है वो सारे लोग रुक गए। कहने का मतलब है कि अगर रामदीन, हरिया, रामखिलावन काम कर रहा है तो वहां पे फैक्ट्री में जितनी सफाई होनी चाहिए वो हो, एक रीजनेबल टेम्परेचर मेंटेन हो, सांस ले सके ऐसी नौबत हो। ये ना हो सीमेंट फैक्ट्री और बाकी जगहों पे काम कर रहा है, वेंटिलेशन वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है और उसमें ही काम किए जा रहा है। फिर हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण हो सकता है रामदीन, हरिया को क्या किए जाएं? कम पैसे दिए जाएं। एक्ट बनाया गया कि अगर आप मिनिमम वेजेस से कम दोगे तो आपको क्या किया जाएगा? पेनलाइज किया जाएगा। फिर हमने देखा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग रामदीन को, हरिया को, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे पैसे तो मिलेंगे, लेकिन ये पैसे सही समय पे मिलने चाहिए। सही समय का मतलब है पूरा महीना खत्म हो गया, अब क्या अगले जन्म में पैसे दोगे? ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 15,000, 20,000 तो मिल रहा है, लेकिन कब देंगे? कहां पे एक्ट बना हुआ है? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में। ये दोनों एक्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई जो है वो वर्कर काम कर रहा है, काम करने के दौरान उसके साथ कोई हादसा हो गया तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये कंपनसेशन अगर उसकी डेथ हो गई तो भी, या उसके साथ कोई डिसेबलमेंट हो गया। डिसेबलमेंट का मतलब है कि जहां पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई, तो उसे क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो इन दोनों एक्ट में हमने पढ़ा था। फिर हमने 3 एक्ट एक साथ देखे थे, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड। और इसमें हमने बात किया कि बोनस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कहता है कि अगर रामदीन कहीं काम कर रहा है तो रामदीन को जो सैलरी मिलती है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा उसे पूरे साल में अपने किए गए अर्निंग के बेसिस पे मिनिमम कितने परसेंट मिलेंगे? 8.33% मिलेंगे, और मैक्सिमम, और इसको लेकर के हमने प्रोविजन देखा कि कितने दिनों के भीतर ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पे लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में एक खास समय तक काम किया, और वो खास समय कितना है? 5 ईयर तक, और उसके बाद चाहे वो रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो रिजाइन दे रहे हैं, या डिसेबलमेंट हो रहा है, या फिर जो है वो उनकी डेथ हो जा रही है, कह रहे हैं कि जो सैलरी मिलना था वो तो अपनी जगह, वो सब तो मिल ही रहा था, इसके अलावा उसे जो है वो लमसम अमाउंट मिलेगा, दैट इज नोन एज ग्रेच्युटी। ये ग्रेच्युटी किस कैलकुलेशन के बेसिस पे मिलता है?
15 days monthly salary multiplied by नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, इसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। दो केसेस हैं जिस केस में 5 साल पूरे नहीं होने पे भी आपको जो है वो ग्रेच्युटी मिलेगा। वो केस कौन सा? डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट जो है वो टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट, जिसमें आप किसी तरह से काम करने लायक नहीं रह गए। इसके बाद हमने देखा था प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर क्या करे, एम्प्लॉय से एक खास अमाउंट डिडक्ट कर ले और उतना ही पैसा जो है वो भी जमा करे और उसे जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दे, ताकि कल को रामदीन, हरिया, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, इनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वहां से वो पैसे विड्रॉ कर सकता है या उस पैसे के बेसिस पे लोन ले सकता है कि प्रोविडेंट फंड में रहने दो पैसे, उस बेसिस पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्हें लोन दे देती है, कर्ज दे देती है। कहा कि ये प्रोविडेंट फंड में जो पैसा है ये पैसा आपके तरफ से, एम्प्लॉय के तरफ से भी और किसके तरफ से, एम्प्लॉयर के तरफ से भी। और इन जनरल ये रेट कितना है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शनल एस्टैब्लिशमेंट कितना है, 10%। ध्यान रखिएगा 12% किन किन जगहों पे है ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन 10% किन किन केसेस में है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो गिने चुने जगह होते। इसके बाद हम आए थे कहां पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के केस में हमने सबसे पहले बात की कि डिस्प्यूट का मतलब क्या है। हमने देखा कि डिस्प्यूट का मतलब है कि जब भी आपके बीच में और किसी पर्सन के बीच में किसी चीज को लेकर के डिफरेंस है तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्यूट कहलाता है। मैंने कुछ कहा और आपने मान लिया, तो क्या ये डिस्प्यूट हुआ? नहीं। मैंने रिटायर हर्ट को कहा कि भाई आप एक दिन अपनी मर्जी से नहीं आए थे, अब एक दिन मेरे मर्जी से नहीं आएंगे। इन्होंने बोलते ठीक है सर, लेकिन अगर हो सके तो एक्सक्यूज कर दो। मैंने बोला ठीक है, या उन्होंने मान लिया, तो क्या ये डिस्प्यूट हुआ? ये बोलते अच्छा एक दिन नहीं आए तो एक दिन आपकी मर्जी से नहीं आएंगे, क्या हमने फी पे नहीं किया है, क्या मजाक समझ रखा है? अब ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड डिस्प्यूट। कहा गया कि किसी भी बात को लेकर के चाहे सामने वाले ने कितना भी बड़ा आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना रखा लगाया हो, दिस इज नॉट डिस्प्यूट अनटिल अनलेस आप उस चीज को क्या नहीं करते हैं, आप उस चीज पे क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं। तो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सबसे पहले देखा था कि यहां डिस्प्यूट का मतलब क्या। बट डिस्प्यूट तो आपके और आपके मम्मा के बीच में भी, पापा के साथ भी, और भाई बहन में तो सुबह शाम दोपहर जैसे खाना खाते हैं वैसे चलता रहता है, बिना उसके तो पचेगा नहीं खाना। तो ये क्या डिस्प्यूट यहां हम पढ़ेंगे? कहा नहीं, यहां जो डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया वो किस एक्ट ने किया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने किया। और हम सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे जिसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने बताया है। तो कहा यहां डिस्प्यूट का मतलब किसके किसके बीच में, भाई बहन, मम्मी पापा, पापा चाचा, बोला नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और वर्कमैन। और इसका मतलब दो कैटेगरी के एम्प्लॉय हो गए, एक हमारे वर्कमैन रामदीन, हरिया, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, और एक आपके हो गए मैनेजर लेवल के जॉन, जॉनी, जनार्दन, और एक आपके हो गए कि इनके बीच का डिस्प्यूट। यानी कि एक डिस्प्यूट तब जब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, और एक डिस्प्यूट कौन सा, आपस में ही वर्कर के बीच में हो गया। कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तो हमने कहा कोई भी ऐसा जगह जहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कोऑपरेशन से एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है। सिस्टमेटिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आज जो है वो 10 लोग जमा हुए और एक काम किया खत्म हो गया। जैसे मैं बता रहा हूं, कभी कभी देखते हैं रोड वगैरह में नाला वगैरह या इस तरह का काम RWA कराते रहती है, तो वहां भी तो 10-20 लोग आएंगे। कहा कि ये सिस्टमेटिक नहीं है, बस आज का काम है और उसके बाद काम क्या हो गया, खत्म हो गया। कहा कि जो सिस्टमेटिक वर्क हो और किसके किसके कोऑपरेशन से, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कोऑपरेशन से। कहा और कुछ किस बात को लेकर के, कहा कि देखिए भाई पहले तो यहां ऐसा एक्टिविटी हो रहा हो, और अगर वो जगह जिस जगह पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कोऑपरेशन से कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, वो एक्टिविटी जिससे जो रिजल्ट निकलता है, जिससे जो बनता है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। यानी कि वहां पे जो चीज बनता है उसका ह्यूमन बीइंग के लिए किसी न किसी तरह का क्या है, इस्तेमाल है। कहा कि ठीक है, तो वहां पे कैसा डिस्प्यूट, कहा वहां जो डिस्प्यूट हो रहा है वो वर्कर के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कर के बीच में, और वर्कर के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, 3 मुद्दे को लेकर के, किसी भी मुद्दे को, 3 में से किसी मुद्दे को लेकर के। कहा कौन सा, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहा इन तीनों बातों को लेकर के अगर विवाद हुआ है इनके बीच में, और वो जगह कौन सा है, जहां पे कोई एक्टिविटी हो रहा है, और वो कैसा एक्टिविटी है,
सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, किसके किसके मदद से हो रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स, और वहां जो बन रहा है वो ह्यूमन बीइंग के यूज का है या नहीं है, कहा कि है, तब ये डिस्प्यूट क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। फिर कहा गया कि आखिर एक के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा, कहा नहीं। रामदीन जो है वो पी करके आ गया और उसको काम से निकाल दिया, बोला ना दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन रामदीन के निकाले जाने से बाकी जो है बंसी बिरजू हड़िया सब आ गए और बोलते हैं ऐसा कैसे होगा, ई ना चलबे। अगर बोल दिया तो ऐसे केस में फिर ये किस में बदल गया, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बदल गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आखिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया तो हो जाने दीजिए, उसके लिए एक्ट बनाने की क्या जरूरत थी। कहा एक्ट इसीलिए बनाया क्योंकि अगर उनके बीच में हार्मोनी नहीं रहेगा तो एक तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, दूसरा शायद वहां वायलेंस होगा और इस वायलेंस में लोगों की जान जा सकती है या चीजों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। कितने बार सुनते होंगे कि जला दिया, फैक्ट्री को जला दिया, तो भाई इसको कभी कोई तो इंसानों को भी जला दिया। कहते हैं उसके लिए हमने क्या किया, एक तरीका बनाया जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले अगर कोई मामला हुआ है तो कहां जाएगा, वर्क कमिटी के पास। वर्क कमिटी कब अपॉइंट होगा, जब काम करने वालों की संख्या कम से कम कितने हो। अगर मान लीजिए 100 या 100 से ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर एम्प्लॉयर ने एक वर्क कमिटी बनाया है तो क्या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है, बोला नहीं, ये तो और अच्छी बात है, वो तो और फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहां पे आएंगे कौन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दोनों के बीच कंसिलिएशन होगा। कंसिलिएशन अब तो क्लियर है, कंसिलिएशन का मतलब है कि आपस में बैठ करके जो है वो निगोशिएशन होकर के दोनों के बीच बातचीत होगी। रामदीन ने कहा 220 रुपया सैलरी कर दो, 250 रुपया सैलरी कर दो, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि 200 दे रहा हूं, 200 ही दूंगा। कहीं आकर के मामला 220 पे तय हो गया। अगर तय हो गया तो डिस्प्यूट सेटल, नहीं तो मामला कहां चला जाएगा, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास। कंसिलिएशन ऑफिसर उस चीज को सेटल करना चाहेगा, वो उससे ज्यादा एक्सपर्ट है। डिस्प्यूट अगर हो गया सेटल तो काम खत्म, नहीं हुआ तो अब मामला गंभीर है। इस बात की सूचना किसको दे दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, मिसमैनेज हो सकता है। आपने जब उनको बताया तो उन्होंने क्या अपॉइंट किया, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, यानी कि और भी ज्यादा जो है वो चौधरियों को इन्वॉल्व किया कि भाई आप इतने सारे लोग हो, जाकर के कन्विंस करो। अगर मामला रिजॉल्व, कोई बात नहीं है, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो कंसिलिएशन प्रोसेस खत्म, अब विचार विमर्श खत्म, अब जो होगा वो फैसला होगा। माहिष्मति का फैसला, मेरा वचन ही शासन है, जो बोल देंगे लेबर कोर्ट वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहां पे तो था कि दोनों मानेंगे तो होगा, यहां पे ऐसा कुछ नहीं। लेबर कोर्ट ने एम्प्लॉयर को बोला देना पड़ेगा 250, तो क्या करना पड़ेगा, बोल दिया कि नहीं अभी स्थिति नहीं है ऐसी कि आपको 250 रुपए मिले, बोला कि 200 ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा बर्डन देंगे तो शायद ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, मानना पड़ेगा। अपील कहां जा सकता है, यहां से अपील नेशनल ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ये हमारा जो था प्रोसेस था, और इसी प्रोसेस के दौरान हमने देखा था कि ये जो 3 लोग हैं, ये जो फैसला सुनाते वो कंपलसरी होता है, यानी आपको मानना ही पड़ेगा, और इसको कहते हैं एजुडिकेशन। और इससे ऊपर तक का जो काम है वो क्या कहलाता है, कंसिलिएशन। आप चाहे तो माने चाहे ना माने, और दोनों पार्टी अगर मान गया तो वो सेटल होगा, तो इसको हम कह देते हैं सेटलमेंट, इसको क्या कह देते हैं, अवार्ड। अगर मान लीजिए कि कहीं भी लेबर कोर्ट में मामला है और दोनों कहते हैं कि हम इस चीज को आर्बिट्रेशन में खत्म कर लेंगे, तो लेबर कोर्ट बोलता है अच्छा है, मेरा भी थोड़ा बर्डन कम होगा, अगर आप आपस में सुलह कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन आर्बिट्रेशन जो फैसला सुनाएंगे वो बाइंडिंग होता है, वो कंसिलिएशन की तरह नहीं है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने बड़े सारे अलग अलग जो है वो इन्हीं कमिटी के बारे में क्या करा, डिटेल में जो है वो चीजों को पढ़ा था, और तब हम लोग पहुंचे थे कहां पे, स्ट्राइक पे। तो चलिए यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, पर्पस हार्मोनियस रिलेशन, कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन जरा ये सोचिए कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज के बाद कोई भी मजदूर स्ट्राइक नहीं कर सकता। कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी एक चीज है, देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे JIGL में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान, चाहे कितने भी कानून क्यों ना बने हैं। वहां पे मैं आपको 2 डॉक्ट्रिन भी बतलाऊंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्सेस और बाकी चीज, जहां पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि कोई भी कानून हमारे देश में जो बना है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी पैरा को ओवररूल करता है तो वो कानून जो है वो नल एंड वॉइड होगा, वो इंप्लीमेंट में
नहीं आएगा। तो यहां पे बोला गया कि आपने तो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, और अगर आपको कोई गिला शिकवा है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, वर्ड दिया हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, प्रोटेस्ट करना। हाँ, लेकिन फिर स्टेट को भी पावर दिया हुआ है। यहां स्टेट का मतलब देश है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ जगहों पे जब स्टेट वर्ड बोला जाता है तो उसका मतलब पूरा देश होता है। चलिए हम साफ तौर पे कहते हैं, कुछ जगह ये लिखा हुआ है कि अगर हमें अपने देश में कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए या किसी राज्य में, किसी एरिया में आपके इन राइट्स को इन्फ्रिंज करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। आपके पास राइट है। देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद बड़े सारे जो है, जो उनके फंडामेंटल राइट हैं वो ब्रीच हुए। कहा गया कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट इसलिए ब्रीच हुए क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना था, मेंटेन करना था। कोई नेटवर्क नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी तरह का चीज नहीं, लेकिन ये इसीलिए जरूरी था ताकि किसी तरह का बड़ा वायलेंस ना हो जाए। यहां पे इन्होंने कहा कि आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो बना दिया, इसका मतलब कोई स्ट्राइक ना करे। बोला है कि कर सकते हैं स्ट्राइक, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ तरीका बताया। जैसे देखते हैं ना, शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर में बैठिए, किसी चीज को तोड़फोड़ ना कीजिए। अगर तोड़फोड़ किया तो चार्जेस लगते हैं आपके ऊपर, उस पकड़ करके जेल में ले जाया जाता है। अभी 2-3 पहले की बात है, कोई एक मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ा गया। रविदास मंदिर जो है वो तोड़ा गया। उस मंदिर के तोड़े जाने से बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। सबका मानना था कि शायद वो जो है वो छोटे कास्ट के लोगों का जो है वो मंदिर है। कहा गया कि ये मोदी या हो सकता है बीजेपी जानबूझ करके तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट सामने आई, उनके तीनों जज, और इन 3 जज के बेंच ने फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि आप हर चीज को पॉलिटिकली ड्रिवन क्यों करते हैं। ये जो है वो कोर्ट का ऑर्डर था जिसपे ये किया गया। इसका मतलब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वायलेंस किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, आप अपने बात को क्या कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखिए। प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। घर में ही देखिए, आपको अगर कोई बात पापा के सामने रखनी रहती है और आप अगर बोलते हैं जोर से, ये कोई तरीका हुआ, ऐसे ही करके चलता रहेगा क्या, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। अगर मेरे घर में आप ऐसा बोले रहते चटाक, फिर आप बोलना शुरू कर, वो तो गलती से आवाज तेज हो गई, तो मैं तो बस ये बोल रहा था, तुरंत आवाज ठीक हो जाती थी। बोला ना, पापा बोलते थे बेटा इधर आओ, मैं नहीं आता अभी, इधर आइए बेटा, नहीं मुझे नहीं आना है। चटाक, पप्पा जी आ ही तो रहा था। तो वो हाँ जी पप्पा जी जो भी कह दीजिए, एक लगने के बाद ये टोन। कह रहे हैं कि वैसे ही यहां पे स्ट्राइक जैसे चीज के बारे में जब हम बात करते तो कहा क्या स्ट्राइक नहीं कर सकता है, रामदीन हरिया राम खिलावन, उसकी बात कोई मान ही नहीं रहा, वो करे तो क्या करे, कहा अलाउड है। लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपके राइट्स अपनी जगह, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिस चीज में आप काम कर रहे, जिन चीजों को आप बना रहे, हो सकता है कि वो बच्चे का कोई दवाई हो, या बच्चे के लिए पाउडर का दूध हो, या सेरेलैक जैसा कोई चीज हो जो बच्चे तक पहुंचना है, माने उस पर बहुत सारे छोटे बच्चे डिपेंड कर रहे हैं, या दवाइयां हैं जिससे लोगों का इलाज होना है। तो आप ऐसे केस में एक जिम्मेदारी के साथ पहले नोटिस देंगे। क्या बैंक स्ट्राइक पे नहीं जाता है, सुने या नहीं। अभी जो 6 महीने पहले भी एसबीआई लगातार 4 दिन तक बंद रह गया था। एक तो सैटरडे संडे और 2 दिन का उनका स्ट्राइक था, मतलब बहुत दिक्कत होने लगी थी। तब जो है वो उनके 1 दिन के स्ट्राइक को खत्म कर दिया और कोर्ट ने बोला नहीं आप नहीं जा सकते, क्योंकि लगातार 2 दिन छुट्टी पड़ रही है, आप कोई और दिन तय करें। तब उन्होंने कोई और दिन तय किया तो हुआ, फिर भी स्ट्राइक पे वो भी गए। कहने का मतलब है कि स्ट्राइक राइट जरूर है, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए, चीजों को देखते हुए होना चाहिए ताकि किसी को इस चीज से नुकसान ना हो। स्ट्राइक किसके तरफ से होगा, वर्कर के तरफ से या एम्प्लॉयड के तरफ से। कब होगा, जब वर्कर बहुत खुश होगा, उसको ढेर सारा पैसा मिल रहा होगा, उसका दिल जब गार्डन होगा, तब जो है वो स्ट्राइक पे चला जाएगा। कहा गया कि नहीं, स्ट्राइक पे वो तब जाएगा जब उसका नीड पूरा नहीं हो रहा है और अपने चीजों को सामने रखने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो स्ट्राइक का मतलब है सेसेशन ऑफ वर्क, काम का क्या कर दिया जाना, रोक दिया जाना। बाय व्हाट, किनके द्वारा, अकेला रामदीन नहीं, रामदीन नहीं आया तो ये स्ट्राइक थोड़ा ना हुआ। इन कॉम्बिनेशन और व्हाट, कंसर्टेड रिफ्यूजल, एक साथ सारे लोगों ने बोल दिया हम काम बंद कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। कहा ठीक है, वर्कमैन कैन नॉट गो ऑन ए स्ट्राइक ऑन फॉलोइंग केसेस। अब यहां क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्राइक पूछा गया तो बस ये नहीं कि एक लाइन लिख दिया, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा किन किन केसेस में स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 7 days देयर आफ्टर,
जल्दी से बता दीजिए मुझे, इस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? बोलना नहीं है अभी, 30 सेकेंड सोचने के लिए। ध्यान से इसको फ्रेम कीजिए और बताइए कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान नहीं जा सकता है और उसके कितने दिन के बाद। इसका मतलब कहां के सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रोसीजर ऑफ एजुडिकेशन 30 सेकेंड दिया, मुझे एग्जैक्टली बताइए हम कहां से कहां के बीच में हैं। देखिए अपने कॉपी के, इसका मतलब मामला अभी कहां पे है? यही पहुंचाइए मुझे। इसका मतलब यहां से लेकर के कहां तक? इस बीच में मामला या तो चल रहा है, कहीं पे अटका हुआ इसी बीच में, और या फिर जो है वो फाइनल ऑर्डर या तो इनके तरफ से आ गया, या तो इनके तरफ से या इनके तरफ से, और अभी कितने दिन नहीं हुए हैं? 7 डेज नहीं हुए। तो इस बीच में आप स्ट्राइक करने नहीं आ सकते। सोचिए, मजाक नहीं हो गया। एक तरफ कंसिलिएशन चल रहा है कि मेरा जो है वो सैलरी करो 220 रुपया, हर दिन जो है निगोशिएशन हो रहा है, और दूसरी तरफ वो स्ट्राइक पे चले गए। कहा तो फिर कंसिलिएशन में ही क्यों गए थे? और 7 डेज इसीलिए ताकि जो है वो दोनों पक्ष को बात को सोचने का समय मिले कि फाइनली ये डिसीजन हुआ, अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए। तो इस बीच में आप जो है वो नहीं जा सकते। किस चीज पे? स्ट्राइक पे। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, देखिए अब नाम क्या पड़ गया? क्योंकि एजुडिकेशन है, कानूनी कार्रवाई ये है। किसके का पास? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। इस दौरान भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, अगर मैं आसान करूं चीजों को तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक आप किस चीज पे नहीं जाएंगे? बात भी ठीक है, इसी चीज के लिए तो अभी फैसला हो रहा है। आपकी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है? अगर बात सुनी नहीं जा रही है तो फिर प्रोसीडिंग कैसे चल रहा है? कंसिलिएशन कैसे हो रहा है? लेबर कोर्ट में कैसे हमें आर्बिट्रेशन कैसे हो रहा है? स्ट्राइक पे तो तब ना जाइए जब आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, या सुना लेकिन सही तरीके से जो है वो उसको नहीं सुना। तो पहले खत्म तो हो जाने दीजिए कि उस सुनने का रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके बाद जाइए। ड्यूरिंग पीरियड व्हेन सेटलमेंट या अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड बाय अवार्ड। ये कोई नहीं बोलेंगे अभी, जिनसे मैं पूछूंगा वो बोलेंगे। इस लाइन का मतलब मुझे आप समझाएंगे कि ये लाइन कह क्या रहा है। ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं जाकर के हिट कर रहा है किसी डेट वगैरह को। थोड़ा सा हिंट तो दे दिया मैंने, आप सोचिए, मार दूंगा गला दबा के। सोचने के लिए पहले समय दिया कितना, दूसरे तरीके से भी मार सकता हूं, ब्लैक कंफ्यूज करके कि गला दबा करके नहीं, और भी तरीका है, ये फेंक फेंक करके भी। तो ध्यान से सोचिए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। 30 सेकेंड मैंने दिया, जिनको लगे कि आंसर आ गया सिर्फ हाथ उठा देंगे कि हाँ मेरे पास आंसर है। कोई भाईचारा नहीं, बहनचारा नहीं। मैं पानी क्यों निकाल रहा हूं पता है? जो जवाब नहीं देंगे उनको चुल्लू भर दूंगा। नए खिलाड़ी को छोड़ करके। अभी तो ओपनिंग बैट्समैन है ना। एक ही हाथ मुझे उठा दिखा है, पहले हाथ उठाने हैं उसके बाद जवाब देना है। 2 3 हाथ उठा रहे थे या उठ गया? ठीक है 3। हाँ जी पिंक, आपका स्थिति? हाँ जी दुबले पतले, नोट तो मैंने भेज दिया था। हाँ अच्छा, तो इसका भी मांग लेते। बस 2 ही 3 के दिमाग में है आंसर। चलिए थोड़ा बहुत वाले कोई पहले देखते हैं। अच्छा चलिए अभी पहले बाकी देखते, जो वॉलंटरली हाथ उठाए थे पहले उन पे आते। चलिए 30 डेज। चलिए अब आते हैं इधर।
ज्योतिष ने सही बोला है कि मेरे हाथों में कुछ खून लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं एयरफोर्स छोड़ दिया तो मुझे लगा कि ज्योतिषी की बात अब क्या हो गई। जब आप आई वॉज फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, तो उस समय तो ठीक था भाई कि उसमें तो ऐसे ही खून खराबा चलता रहता है, लेकिन पता नहीं अभी भी कह रहा है कि मेरे हाथों में खून है। और तो खून तो सबके हाथ में होता ही है। चलिए, हाँ, ये जो शायद लगाया ना, ये सत्य वचन है। तो इसको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, ये नहीं कि फिर जो मैंने बोला था कि एक तो क्वेश्चन ना है एग्जाम में, और एक अगर क्वेश्चन भी है तो वही मिस यूनिवर्स, मेरे जैसे मुंह को जो मिस यूनिवर्स कैसे मिल सकता है, आए तो भी कॉन्फिडेंस नहीं हो। अरे होनहारो मेरे, यहां पे हम लोगों ने बातचीत नहीं किया था कि कितने दिन तक ये जो है वो आपका एप्लीकेबल रहेगा। देखिए तो, अवार्ड इज जनरली वैलिड फॉर व्हाट। अब जरा याद कीजिए तो इसमें क्या बोला था, इस एक साल में क्या करेंगे, कैबरे करेंगे, ऑर्केस्ट्रा करेंगे, क्या किया था हमने डिस्कस कि इस एक साल के दौरान उसी मामले को लेकर के फिर मुंह उठा के नहीं चले आएंगे। अभी तो फैसला किया लेबर कोर्ट ने कि 220 रुपए हुई सैलरी, फिर 2 दिन बाद रामदीन राम खिलावन हरिया फिर आ जाएगा, कोर्ट धप धप देगा कि मजाक समझ रखा है। एक्सेप्शनल केसेस में एक साल के भीतर, इसलिए क्या लिखा हुआ देखिए, अवार्ड इज जनरली वैलिड फॉर, और भी कुछ था, सेटलमेंट कितने दिनों के लिए। ऐसे क्या खाते हैं गजनी की तरह कि पूरा ही गायब हो गया, क्या ये इंटरप्रेट नहीं हो रहा है ये चीज, तो फिर क्या फायदा, तब मैं भी वैसा ही पढ़ाऊंगा कि बस मैं भी रीडिंग मारूंगा। इतना इंटरेस्टिंग बनाने की उसको जरूरत ही क्या है। हम लोग इसीलिए इतना नाटक नौटंकी करते हैं ना, क्योंकि ये थोड़े बोरिंग नेचर के चीज भी क्या हो सके आपको थोड़ा याद रह सके। तो चलिए, ड्यूरिंग पीरियड व्हेन सेटलमेंट इज इन ऑपरेशन, इसका मतलब ये थोड़ा कि सेटलमेंट का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है या हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। इसका मतलब सेटलमेंट कितने दिनों तक रहता है ऑपरेशन में, 6 मंथ। अवार्ड कितने दिनों तक, 1 ईयर तक। कह रहे हैं कि इस बीच में उसी मैटर को लेकर के स्ट्राइक पे नहीं, पता चला कि 220 रुपया कर भी दिया लेबर कोर्ट, और अभी 3 ही महीने हुए हैं, तो उसे तो पता है कि दोबारा ये मैटर लेकर के नहीं आ सकते लेबर कोर्ट में, तो सीधे किस चीज पे चला जाता है, कहा दिस इज नॉट अ वैलिड स्ट्राइक। आपको कहेगा सर नहीं है वैलिड तो क्या हो गया, स्ट्राइक पे तो जा सकता है। तो बताऊंगा ना कि बिना वैलिडिटी के स्ट्राइक पे जाने का परिणाम क्या होगा। आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, आंसू गैस के गोले चलते हैं, फिर सही वाले गोली चलाए जाते हैं, तब उससे लोगों की जान जाती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से विद परमिशन जा रहे हैं तो ऐसा कोई भी जो है वो चीज का यूज पुलिस नहीं करती है। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, आगे बताता हूं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में क्या आता है। अभी बस ये जान लीजिए कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब हुआ कि वो चीज हमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और उसके बिना हमारे लाइफ में जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाएगी। अगर आप इससे रिलेटेड किसी जगह काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं एम्प्लॉय हैव टू गिव एटलीस्ट हाउ मेनी डेज, 14 डेज नोटिस फॉर ए स्ट्राइक। इसका मतलब है कि क्या वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर है तो कहा जा सकते हैं, लेकिन उस केस में नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का, 14 डेज का या कम से कम 14 डेज का। यानी कि अगर आपको जो है वो 14 तारीख को स्ट्राइक पे जाना है तो आपको 1 तारीख से पहले बताना पड़ेगा। आप 1 महीने पहले बता दीजिए, 2 महीने पहले बता दीजिए। बैंक वगैरह स्ट्राइक पे जाती है, बहुत पहले ही नोटिस दे देती है, तभी तो पता रहता है कि बैंक में जो बैंक यूनियन जो है वो स्ट्राइक पे जाने वाले। हाँ जी, हाँ जी, उनके पास पावर है। किसी अभी तो बताया था, अभी तो किया था। हाँ, देखिए कोई भी चीज मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक के जो है वो चीजों को फुलफिल करने के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए, ये ऐसे सिचुएशन है जहां पे आपके फंडामेंटल राइट तक ब्रीच किए जाते हैं। इमरजेंसी केस, मैंने आपको बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी एक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दिया फंडामेंटल राइट, करेंगे बात, लेकिन अभी थोड़े और चीजों को पढ़ने के बाद आएंगे, जीआईजीएल में करेंगे बात फंडामेंटल राइट की। कहा गया कि फंडामेंटल राइट तक आपके रोक दिए जाते हैं अगर देश में इमरजेंसी लग जाता है तो। अभी अगर वॉर छिड़ जाए तो आपके सारे फंडामेंटल राइट रोक दिए जाएंगे, क्योंकि देश की सिक्योरिटी कहा गया सबसे पहले है। उस केस में या एक से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के लिए अगर मुझे आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज भी करना पड़ रहा है तो अलाउड है, कहा गया, इसीलिए वो स्ट्राइक को रोका गया। तो वो तो एक्सेप्शनल केस है जहां पे कोर्ट को लगता है कि इस चीज के बिना दिक्कत होगी। इन जनरल आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है तो क्या देना पड़ेगा, बिना नोटिस के तो आप आ ही नहीं सकते। नोटिस देने के बाद भी अगर कोर्ट को कुछ अलग लगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया था तो किसी भी केस में पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड चीजों में आप जो है स्ट्राइक पे
नहीं आ सकते हैं। स्ट्राइक सेल कमेंट्स विद इन हाउ मेनी डेज? इसका मतलब है कि अगर मैंने नोटिस दिया तो नोटिस कितने दिन पहले देना जरूरी है? 14 डेज पहले देना जरूरी है। ये नोटिस मैं 2 महीने पहले भी दे सकता हूं। कहा गया बस इतना ध्यान रखिए कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जिस दिन धमकी दिया, धमकी मतलब कि स्ट्राइक पे जा रहा हूं, नोटिस दिया, उसके आपको 42 दिनों यानी कि कितने वीक्स? 6 वीक्स के भीतर स्ट्राइक पे चले जाना है, एक चीज। दूसरा कि 14 दिन का नोटिस कम से कम देना है। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जो है कहा कि हम जाने वाले हैं 30 तारीख को जो है वो स्ट्राइक पे, आज 1 तारीख है, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि 14 डेज का मिनिमम नोटिस है। और जिस दिन धमकी दिया उसके कितने दिनों के भीतर? 42 डेज के भीतर। लेकिन अगर 42 डेज के भीतर नहीं जाते हैं तो क्या होगा? कहा गया कि वो स्ट्राइक वैलिड नहीं होगा, आपको अब दोबारा नोटिस देना पड़ेगा कि हम इतने दिन में स्ट्राइक पे जा रहे हैं। फिर दोनों कंडीशन फुलफिल कीजिए। कम से कम अब ये नहीं कह सकते अभी तो दिया था इतने दिन पहले नोटिस, अब हम फिर से नोटिस दे रहे हैं कि हम 7 दिन बाद स्ट्राइक पे जा रहे हैं। बोला ना 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 ना, आप नहीं गए 42 डेज में, वो आपकी गलती थी, मत जाइए, बड़ी अच्छी बात है। अब आप फिर जाना चाहते हैं स्ट्राइक पे तो क्या कीजिए? दोबारा जो दोनों कंडीशन फुलफिल कीजिए। कम से कम कितने दिनों का? और फिर जिस दिन धमकी दे रहे, नोटिस दे रहे, उसके कितने दिनों के भीतर? उसके आप 42 यानी कि 6 वीक से लिखिएगा एग्जाम में, 42 मत लिखिएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे भी मैं मंथ लिखूं वहां आप भी मंथ लिखेंगे, ये नहीं 30 डेज लिख देते हैं। जहां ईयर लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे? ईयर। ये नहीं कि 12 मंथ लिख देते हैं, 365 डेज लिख देते हैं, क्योंकि लॉ ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर 6 वीक्स लिखा हुआ है तो हम क्या उसको लिखेंगे? हाँ, ये ठीक है, समझने के लिए हम समझ लेंगे कि इसका मतलब कितने दिन हो गए? 42 डेज हो गया। इफ नोटिस इज रिसीव्ड, ये भी तो हो सकता है कि इंप्लॉय ने इंप्लॉयर को नोटिस दे दिया, अथॉरिटी को नहीं दिया। पॉसिबल? जहां आप काम करते उसके इंप्लॉयर को बोल दिया। अगर आपने बोल दिया तो ऐसे केस में इंप्लॉयर की ड्यूटी है, देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, शैल है या मे है? शैल। और लॉ में शैल का मतलब होता है कंपलसरी, मैंडेटरी। तो इंप्लॉयर को अगर आपने बता दिया तो इंप्लॉयर की यह जिम्मेदारी है कि कितने दिनों के भीतर? 5 डेज के भीतर बतलाए। किसको? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तो सीजी को ही करना है। लेकिन रामदीन हरिया राम खिलावन या उनका जो ट्रेड यूनियन था, बताऊंगा ट्रेड यूनियन क्या होता है। मान लीजिए उनका जो ग्रुप है, उनका जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने बता दिया किनको? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कितने दिनों में बता दे? 5 डेज में उन्हें बताना पड़ेगा। किन्हें? सीजी को। ठीक है, तो अब स्ट्राइक से रिलेटेड चीजों के बारे में जरा बात करते हैं। पहला चीज, स्ट्राइक का मतलब काम का रोका जाना। पूरे के पूरे ग्रुप के द्वारा या रामदीन के द्वारा? पूरे वर्कर ने जो है एक साथ बोला काम बंद, काम का सेसेशन, काम का स्टॉप करना, कॉम्बिनेशन में कंसर्टेड एक्शन, ये है एक साथ मिलकर के किया। कहा कि स्ट्राइक क्या इलीगल होता है? कहा कि स्ट्राइक लीगल भी होता है, इलीगल भी होता है। अगर आप लॉ के चीजों को फुलफिल करेंगे तो लीगल है, एल्स क्या है? इलीगल। तो कहा ठीक है, लीगल स्ट्राइक के लिए क्या क्या तरीका है? तो कहा गया कि भाई कंसिलिएशन के दौरान, आर्बिट्रेशन के दौरान, और जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, जब मामला लेबर कोर्ट वगैरह में, आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। कंसिलिएशन के 7 डेज के बाद जा सकते हैं, 7 डेज तक भी नहीं जा सकते। कहा ठीक है। कहा कि अगर जो है आपको स्ट्राइक पे जाना है तो ध्यान रखिए कि स्ट्राइक पे आप तभी जाइएगा जब जिस मैटर के लिए आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं वो मैटर किसी भी अवार्ड में उस पे फैसला ना आया हो या सेटलमेंट इस बात के लिए ना हुआ हो। और अगर हुआ हो सेटलमेंट तो 6 महीने बीत गया हो, और अगर कोई अवार्ड आया था, लेबर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया था, तो कम से कम 1 साल क्या हो गया है? खत्म हो गया है। कहा ठीक है। कहा कि अगर हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नहीं है तो कहा आप इमीडिएट स्ट्राइक पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो कहा कि आपको जो है वो कम से कम कितने दिन? 14 डेज का जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है वो 6 वीक्स के भीतर ही क्या करना है? स्ट्राइक पे जो है वो जाना रहेगा। कहा ठीक है भाई। कहा कि अगर आपने ये सूचना सीजी को नहीं दिया तो? कहा कि अगर आपने एम्प्लॉयर को भी दिया तो चलेगा। तो उस केस में एम्प्लॉयर कितने दिन में बताएं? इतने दिन आपको याद रखने। अब देखिए, अभी मैंने आपके ये दिमाग में डाल दिया, बस आप अगर इसको फटाक से आज ही घर जाके रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए याद रहेगा। नहीं तो जब जहां पे ज्यादा डेट और टाइम रहे ना, वहां कंफ्यूजन शुरू होता है। और एग्जाम अगर देना है, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज। बाकी चीज मोटा मोटी चीज याद रह जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, ये डेट वगैरह में बस गड़बड़ी ना हो। अब इसमें एक चीज जो है वो क्या है?
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जिसको मैंने बोला आसान शब्दों में कि वो चीज जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एक्ट ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का क्या मतलब बताया है। एनी रेलवे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, या फिर जो भी पैसेंजर को कैरेज करता है, बाय रोड करे, गुड्स के करे या एयर से करे, जिस भी मोड से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किस चीज में आ गया, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किस चीज में आ गया, रोड के रास्ते से, रेल के रास्ते से या एयर के रास्ते से। एनी सर्विस और इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ एनी मेजर पोर्ट और डॉक। बस पहले लाइन में इन्होंने जो है वो पानी वाले को नहीं किया, अगले वाले में किसको शामिल कर लिया, यानी कि इसका मतलब वही समझिए, चाहे सरफेस पे हो, चाहे वाटर में हो, चाहे एयर में हो, पैसेंजर सर्विस या फिर गुड्स कैरिंग की सर्विसेज। एनी सेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट on the working of which the safety of the establishment or the workman employed therein depend। देखिए any section of an industrial establishment on the working of which the safety of the establishment or working employed depends, मतलब वो हिस्सा एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, एक बड़ा जो है वो फैक्ट्री है, वहां पे तो सेक्शन और यूनिट बने हुए होंगे, जैसे आप यहां पे ही देख लीजिए। एक हो गया एकेडमिक टीम, जैसे हम लोग हो गए, एक हमारे टेक्निकल टीम हो गए जो प्रभाकर जी और बाकी लोग हैं, एक हमारा जो है वो एडमिन टीम हो गया, तिवारी जी, मुकेश सर लोग हो गए। अब कह रहे हैं इसके अलावा आपका जो है वो एक टीम हमारा हो गया हाउसकीपिंग का, साफ सफाई बाकी चीज को देखना। तो आप देखिए एक छोटे से इस जगह पे ही जो है आप देखते हैं कैसे अलग अलग हिस्सा बना हुआ है, और एक फ्रंट ऑफिस का हो गया जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। वैसे ही कहा गया कि अगर कहीं काम हो रहा है तो वहां पे तो अलग अलग विंग बने हुए होंगे। कहा कि आप एक ऐसे विंग के पार्ट हैं जिनके ऊपर उस पूरे के पूरे फैक्ट्री का जो है वो कहिए कि सुरक्षा टिका हुआ है, तो आप किस दायरे में आएंगे, आप जो है आएंगे पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में आएंगे। यानी कि आप जो काम करते, मान लीजिए कि कहीं पे बहुत सारे जो है वो टूल्स बनते हैं, यानी कि सामान बनते हैं, पेन बन रहा है, लेकिन वहां पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, 1000-2000 वर्कर काम करते हैं, लेकिन उसमें से जो है वो 50 वर्कर का जो टीम है वो सिर्फ इन चीजों के देखरेख के लिए है कि मशीन वगैरह सही से काम तो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सही से जा तो रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, कहीं एकाएक कोई केमिकल वगैरह, क्योंकि केमिकल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है चीजों को पिघलाने या उसको कलर करने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए कहीं किसी चीज का रिसाव तो नहीं हो रहा है, इसके लिए भी तो कोई एक टीम होगी। तो कहा गया ये जो सेफ्टी वाली टीम है वो किस दायरे में आ गई, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में। अगर उनके एचआर वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो कहा गया कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नहीं आया, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी विंग का पर्सन अगर कहां जा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो याद रखिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का यह मतलब नहीं हुआ कि वो सामान क्या बना रहा है, हो सकता है वो जो सामान बना रहा है उसमें अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो 900 लोग जो काम कर रहे हैं वो अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन इनकी जिम्मेदारी के लिए जो कितने लोग हैं, जो पूरे तरह से जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वगैरह देखते हैं, केमिकल वगैरह के एक्सट्रैक्शन, रेडिएशन वगैरह ना हो जाए, इन चीजों को देखते हैं, कहा कि वो किस दायरे में आ जाएंगे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में आएंगे। पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज, ऑल्दो पता है आपको टेलीग्राफ सर्विस अब बंद हो गया है, लेकिन आपकी इस एक्ट में अभी तक नहीं हटाया गया है। टेलीग्राम कुछ पता है, ये सब न्यूज नहीं सुनते हैं। अच्छा न्यूज आप कैसे सुनेंगे, उसमें तो ये सब भी आता रहता है कि साहो में 350 करोड़ रुपए लगे, कपिल शर्मा के शो में आने वाला, ये सब भी तो नहीं आता रहता है। तो कह रहे कि टेलीग्राम और टेलीग्राफ, पापा लोग से पूछिएगा वो बताएंगे कि पहले जब भी टेलीग्राम या टेलीग्राफ आता था ना, पोस्टमैन लेकर के आता था तो लोग डर जाते थे, और वो खास तरह का डाकिया होता था जो लेकर के आता था, मतलब लोग देखते ही थे रूरल एरिया में, गांव में, क्योंकि उस समय फोन वगैरह इतनी नहीं चलती थी ना, फोन मोबाइल तो खैर था ही नहीं, फोन भी हुआ करता था तो समझिए पोस्ट ऑफिस में ही फोन था, या अगर कोई वहां पे जो है वो बैंक वगैरह है तो वो बैंक का फोन नंबर नहीं होता था, पूरे गांव का समझिए फोन नंबर, अगर स्टेट बैंक वगैरह है, इमरजेंसी में अगर कोई बाहर रह रहे हैं, कुछ हादसा या कुछ हो गया है तो उसी चीज के जरिए सूचना आती थी कि आपका बच्चा जो वहां रहता था फलाने जगह उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, आप वहां चले आइए। तो वो जब डाकिया आता था तो उसको देखते ही लगता था, क्योंकि वही मैसेज, मदर इज सीरियस, फादर एक्सपायर्ड, वो 2 लाइन में नहीं आया करता था। तो कह रहे हैं कि ये आपके किस दायरे में आता था, पोस्टल वगैरह। आप एक्ट देखिए कब का है,
अरे भाई, तो उस समय की स्थिति को देख करके ही ना आपको यहां पे डाला गया पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। आज के समय में सही बोले तो पोस्ट ऑफिस वगैरह, टेलीग्राफ वगैरह सब्सिडरी में आ गया है। सही में बहुत ज्यादा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं रहा। रीजन ये है, हाँ कुछ एरिया में तो आज भी कुरियर नहीं जाता है, सिर्फ क्या जाता है, आप पोस्ट से ही चीजों को भेज सकते हैं। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तब भी ये आपके किस दायरे में है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में। एनी इंडस्ट्री विच सप्लाई व्हाट, पावर, लाइट, वाटर टू द पब्लिक, एनी सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन, ये हुआ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है, कहा कि वो भी पब्लिक सर्विसेज में। एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन कहा, फर्स्ट शेड्यूल। कुछ नहीं, इस एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें लंबा चौड़ा क्या दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट सो रिक्वायर। इसका मतलब ये लिस्ट आपका जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब होता है जितना लिख दिया उतना ही, इससे ज्यादा एक भी चीज नहीं। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमने यहां तक जो लिखा है इसके अलावा और भी चीजों को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और भी किसी चीज को किस दायरे में रख सकती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में और भी किसी चीज को रख सकती है। लॉकआउट, अभी तक आपने जो देखा वो क्या था, किसके द्वारा होता है, एम्प्लॉयज के द्वारा, काम बंद एक साथ। लॉकआउट ठीक उसका उल्टा है, काम यहां भी बंद होगा लेकिन ये किसके द्वारा, और ये एम्प्लॉयर तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी तरह का तोड़फोड़ या वायलेंस हो रहा है, तब वो ऐसे केस में वो जो है वो गेट बंद कर दिया ताकि मजदूर नहीं आ सके और काम नहीं हो, क्योंकि हो सकता है वो आएंगे तो नुकसान कर देंगे। कहा अगर आपने ऐसा सोच करके किया है तो फिर ये वैलिड है। स्ट्राइक आपने नियम के अकॉर्डिंग किया तो वैलिड है। वैसे ही लॉकआउट में कहा गया कि लॉकआउट भी आपको जो करना पड़ेगा वो रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कहा कि टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिफ्यूजल बाय होम टू कंटिन्यू द वर्क। स्ट्राइक में किनके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा। तो स्ट्राइक का जो है वो ठीक उल्टा क्या है, स्ट्राइक किसके द्वारा, और लॉकआउट, ये बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एस्पेक्ट भी लगभग एक जैसे हैं। पहला चीज सेम, यानी कि ये नहीं कि इस बार कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रहा है और इस बार रामदीन और हरिया की जगह कौन बोलता है कि चलो लॉकआउट बंद करो फैक्ट्री, कहा नहीं, आप भी ऐसा नहीं। सेम चीज दिया हुआ है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ व्हाट, यानी मामला कहां हो, या फिर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। इसका मतलब है कि जो जो काम हमने यहां देखा है स्ट्राइक के लिए वही चीज किसके लिए एप्लीकेबल है। और बात भी तो सही है, किनके किनके बीच में अभी डिस्कशन चल रहा है, एम्प्लॉय और, तो भाई जब एम्प्लॉय नहीं जा सकता है स्ट्राइक पे तो एम्प्लॉयर क्यों चौधरी बनने के लिए जो है वो लॉकआउट पे चला गया। कहा नहीं, ये भी नहीं जा सकते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एम्प्लॉयर हैव टू गिव एटलीस्ट हाउ मेनी डेज नोटिस। भाई जो कर रहा है वो देगा, वहां पे स्ट्राइक था तो उन्होंने दिया, इन्होंने लॉकआउट के लिए क्या किया, नोटिस दिया। लॉकआउट सेल कमेंस विद इन हाउ मेनी डेज, अदरवाइज व्हाट। मुझे क्यों बताइए, ये चीज कितना अच्छा है। आप सोचेंगे सर कोर्स में ऐसा ही चीज हो, एक चीज हो और उसी से मिलता जुलता क्या हो जाए, दूसरा चीज हो, लेकिन जो आप चाहेंगे हमेशा नहीं होगा। देखिएगा लेआउट में फिर चीजें बदल जाएगा, रिट्रेंचमेंट में बदल जाएगा। फिलहाल ये दोनों चीज लगभग अभी तक क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। आप भी एग्जाम में बस लिख दीजिएगा लॉकआउट अगर पूछा जाएगा तो इट इज सेम एज स्ट्राइक, ओनली द थिंग इज दैट इट हैज बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर। क्या ये आंसर लिखेंगे, आपको सेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वरना वो सेम सेम करा देगा मार्क्स देते वक्त। आपको बस ये लिखना है कि ये किसके द्वारा, और एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, एम्प्लॉयर कैन नॉट गो फॉर लॉकआउट इन फॉलोइंग केसेस। स्ट्राइक के बारे में यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग पीरियड, देखिए ये सेम चीज है, यानी कि अभी कोई फैसला आया, किसने सुनाया, लेबर कोर्ट ने, इसका मतलब अवार्ड है, कितने दिन तक लॉकआउट नहीं होगा, सेटलमेंट है, आर्बिट्रेशन में आया, आर्बिट्रेशन में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अवार्ड। तो अवार्ड के केस में कितना टाइम है, अब कैसे बताऊं, क्यों कंफ्यूज करते हैं। तो इसका मतलब आर्बिट्रेशन के केस में भी कितना, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के केस में कितना है, 6 मंथ से।
इफ लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर इज व्हाट एंड जस्टिफाइज, तो वर्कर आर नॉट एंटाइटल्ड टू व्हाट, कंपनसेशन और वेजेस फॉर दैट। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर स्ट्राइक लीगल है तो ऑल दो रामदीन, हरिया, राम खिलावन, बंसी बिरजू ऑल आर ऑन स्ट्राइक बट स्टिल दे विल गेट देयर वेजेस। अगर लीगल है तो, जस्टिफाइड है तो, वैसे ही अगर लॉकआउट जस्टिफाइड है तो इंप्लॉयर को जो है वो उनका वेजेस देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पेनल्टी फॉर व्हाट, स्ट्राइक के लिए है, लॉकआउट के लिए है, या इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए। और कोई भी स्ट्राइक इलीगल कब होगा, जो हमने पढ़ा है कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल किए बिना अगर स्ट्राइक होगा तो इट शैल बी डिक्लेयर्ड एज, अगर आपने लॉकआउट किया और बिना इसको कंप्लाई किए हुए किया तो इट शैल बी डिक्लेयर्ड एज। और अगर ऐसा हुआ तो आइए जरा, कह रहे हैं कि मजदूरों के केस में कितने का, 50,000 का इसमें क्या है, फाइन है, और पनिशमेंट भी है यानी इंप्रीजमेंट भी है, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। पोषमपा भाई, पोषमपा कितने दिनों तक का है, 1 महीने तक का है। कहा कि अगर ये किसके तरफ से हो रहा है, एम्प्लॉयर के तरफ से, यानी कि ये क्या है, लॉकआउट, तो वैसे केस में कह रहे हैं ये आपका कितना 1000, लेकिन यहां मतलब किससे है, इंप्रीजमेंट से है। अब इनके केस में ये क्यों किया गया आपको पता है, क्योंकि इंप्लॉयर चाह के भी लॉकआउट नहीं कर पाता है, मतलब बहुत कम लॉकआउट होता है। क्यों, क्योंकि जिस बीच में जो है वो फैक्ट्री बंद रहेगा उस बीच में बस ये सोच लीजिए, ठीक है अगर लीगल भी है तो भी आप किसका सैलरी नहीं देंगे, वर्कमैन का नहीं देंगे, लेकिन जरा सोचिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगा या नहीं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, इन लोगों को सिर्फ अपने सैलरी से पैसा आता है। अरे भाई जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनका हिस्सा इनके पास आता है, तो वो कभी भी लॉकआउट में जाना चाहेंगे। एक्सेप्शनल केस में ही वो लॉकआउट में जाते जब उनको लगता है अगर नहीं बंद किया तो कहीं आग वगैरह ना लगा दे, तोड़फोड़ ना हो जाए। इसीलिए यहां पे इनके केस में जो रखा है वो क्या रखा है, इंप्रीजमेंट जैसा चीज कहा बहुत है। अगर इनको इंप्रीजमेंट हो जाए तो इनको तो ऐसे ही सबकी याद आ जाती है। रतन टाटा को अगर 2 दिन के लिए बोला जाए इंप्रीजमेंट या बोला जाए 2 करोड़ रुपए, आपको क्या लगता है वो क्या देंगे, 2 करोड़ रुपए। रामदीन को बोला जाए 2 करोड़ रुपए या जो है 2 महीने का जेल, बोलेगा मस्त खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, जब लौट के आएंगे तो 2 करोड़ छोड़ो 1 करोड़ ही दे देना। चलिए तो अब यहां पे आइए ले ऑफ पे। लॉकआउट आपने देखा किसके तरफ से, एकदम ध्यान से बात को सुनिएगा, किसके तरफ से, किस लिए, किस लिए किया लॉकआउट, इसका मतलब उन्हें जब लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंडीशन है जिससे तोड़फोड़ हो सकता है, यानी कि लॉकआउट जवाब है किसका, इलीगल स्ट्राइक का। अनऑथराइज तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, वायलेंस होकर के जब कर रहे हैं, यानी कि काम बंद। कहा गया कि ले ऑफ भी वही चीज है, ले ऑफ में भी जो है हम काम नहीं देते हैं, किनको, वर्कर को, एम्प्लॉय को। लेकिन ध्यान से सुनिए ये मजबूरी है। 2 तरीके से पिटाई होती है, एक होती है मजबूरी में और एक होता है गुस्से वाली पिटाई। पापा जब हम लोग को पीटते हैं तो मजबूरी रहती है, लेकिन जब जो है गुंडे मवाली जो है वो पीट रहे होते हैं किसी को तो वो क्या रहता है, जानबूझ करके करते। तो एक होता है जानबूझ करके और एक होता है मजबूरी में। तो लॉकआउट जो है वो जानबूझ करके किया जाता है, ले ऑफ मजबूरी का नाम है, मतलब वो कैपेबल नहीं है, हेल्पलेस है। क्यों हेल्पलेस है भाई, तो देखिए शॉर्टेज ऑफ व्हाट, कोल। कोल इसीलिए क्योंकि कोल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के लिए, पावर, रॉ मटेरियल। मुझे एक चीज बताइए, रॉ मटेरियल का सप्लाई ही नहीं आ रहा है, सारे के सारे 1000 इंप्लॉय आकर के क्या आज हवन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, राधे राधे करेंगे, कृष्णा कृष्णा करेंगे, क्या करेंगे, कहा क्या कि कुछ भी करे कम से कम काम तो नहीं करेंगे। कहा ऐसे केस में ले ऑफ मीन्स फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क। लेकिन मजबूरी में कोल सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रहा है, तो मशीन चलेगा कैसे, रॉ मटेरियल है ही नहीं तो बनाइएगा क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक। अभी जैसे मैंने आपको बताया
कि मार्केट में ऐसे ही जो है वो रिसेशन आया हुआ है, बड़े सारे कार वैसे ही स्टॉक में पड़े हुए हैं, 35% तक प्रोडक्शन गिर गया है। अब मुझे बताइए, जब तक वो स्टॉक निकलेगा नहीं और बना करके क्या करेंगे, और बना करके रखेंगे कहाँ? स्टॉक तो एक लिमिट में ही रखा जाता है। फर्दर ऑर्डर आता है, इस स्टॉक को भेजते हैं और इधर वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। एक हुआ रॉ मटेरियल, एक हुआ वर्क इन प्रोग्रेस और एक हुआ फाइनल गुड्स। कहा फाइनल गुड्स एक लिमिट में ही तो रखेंगे, और उधर जैसे ही ऑर्डर आता है वर्क इन प्रोग्रेस शुरू कर देते हैं और तब तक रॉ मटेरियल रख लेते हैं। कहा जब हमारे पास ऐसे ही 35% जो है वो लॉस पे, यानी 35% जो है वो लेस हो गया मार्केट, मतलब हमारे हजार पीस पड़े हुए हैं, तो ऐसे में हम और कैसे बना सकते हैं? किस कारण से नहीं बिक रहा है? रिसेशन है, मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी कारण है। जब स्टॉक ऑलरेडी है तो हम बना कैसे सकते हैं? तो उस केस में हम उन्हें काम दे पाएंगे? तो मुझे बताइए, जानबूझ करके कर रहे हैं या हेल्पलेस है? हेल्पलेस है। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके आपको भूखा रखना चाह रहे हैं, घर में खाना ही नहीं है, कह रहे हैं कि ऐसे केस में ये क्या कहलाया? ले ऑफ कहलाया। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। ब्रेकडाउन का मतलब होता है सडनली मशीन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि कुछ भी कर रहे हैं चीज ठीक नहीं हो रहा है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, 1-2 दिन हुआ था जब हमारी क्लास जो है वो शुरू हो रही थी, तो आप देखते होंगे कभी कभी टेक्निकल हिकअप्स आ जाता है। मतलब कुछ भी कर लीजिए, सारे लोग लगे हुए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ करके किया। एवरीवन इज वर्किंग डे एंड नाइट, सब लगे हुए हैं, लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तब वैसे केस में कभी कभी क्लास क्या होती है? कैंसल होती है कि भाई सब कुछ करके देख लिया, पता ही नहीं चल पा रहा है हुआ क्या। और बाद में जब सब देखा गया तो देखा गया कि कमबख्त चूहे ने बीच के कहीं जो है वो वायर को क्या कर दिया? काट दिया। एकदम काला हिट है ना, एकदम सही है। तो जो है उसने क्या कर दिया? वायर को काट दिया। अब बताइए, इस केस में क्या जानबूझ करके क्लास नहीं हुई? कहा नहीं, पता ही नहीं। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। मशीनरी का क्या हो जाना? ब्रेकडाउन। मतलब जब समझ में ना आए लेकिन काम नहीं होगा, इतना तय हो गया। कह रहे ऐसे केस में हम काम क्या देंगे? नेचुरल कैलामिटी, बाढ़ आया हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे देश में इस समय लगभग 30% हिस्से में कह रहे लगभग बाढ़ आया हुआ है, यानी बहुत बुरी तरह से हर हिस्सा जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड है। वो तो शुक्र मनाइए दिल्ली वगैरह में ऐसे ही जो है वो इतना सूखा है कि जो पानी आ रहा है वो कहीं खत्म हो जा रहा है। नहीं तो हरियाणा से जो आपका जो है वो कौन सा जगह है, हथनी बैराज या कुछ नाम है, वहां से 8 लाख क्यूसेक वाटर रिलीज किया गया। उतना अगर किसी भी और स्टेट में रिलीज कर दिया जाता, हालांकि कुछ एरिया में यमुना में दिक्कत हुई है, लेकिन वो एरिया दिल्ली नहीं है। दिल्ली का कह लीजिए, दिल्ली में भी अगर कोई गांव जैसा होता होगा तो वहां पे लोगों पे असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बांध के भीतर भी रहते हैं। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से आप देखिएगा, आपको दिखेगा कि जिस समय वो सूखा हुआ रहता था वहां पे आपको झोपड़ी वगैरह कुछ दिखता था, अगर कभी गौर किए होंगे तो। वैसे तो आप मेट्रो में बहुत चीज दूसरा गौर कर रहे होते हैं, लेकिन देखिएगा इस तरफ पे भी तो आपको दिखेगा वहां पे, और उसमें उनके पास जानवर हैं, मवेशी हैं, सब कुछ है। अब जब पानी आया तो वहां कुछ नहीं दिखेगा, उनका झोपड़ी भी नहीं। थोड़ा बहुत कहीं झोपड़ी दिख सकता है तो दिख सकता है, छत जैसा झोपड़ी का, वो सब जो है वो क्या हो गया है? डूब गया है। कह रहे हैं कि वहां पे अगर मान लीजिए कि कहीं पे बाढ़ आया हुआ है तो उस केस में जो है वो रामदीन तैरता हुआ आया, हरिया तैरता हुआ, काम दो, गर्दन इतना दिख रहा है, फैक्ट्री डूबा हुआ है और वो क्या बोल रहा है? काम दो। एक ही काम दे सकते हैं, जाओ लोगों को क्या करो? बचाओ। क्या सही में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा? तो क्या ये मजबूरी है या नहीं है? एनी अदर सिमिलर रीजन। कह रहे हैं कि ले ऑफ मीन्स नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट हाउ मेनी टाइम। अगर कोई आया और 5 मिनट काम नहीं दिया तो इसका तो रामदीन चला ना जाए कि ले ऑफ हो गया, क्योंकि ले ऑफ में कंपनसेशन भी दिया जाता है। नहीं, कितने देर तक बैठने के बाद आप क्लास आए, 5-7 मिनट जो है, 10 मिनट, आधे घंटे देख रहे कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई लगे हुए हैं, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं अच्छा मशीन ब्रेकडाउन, चलो अब क्लास खत्म हो गई। अरे रुकिए तो सही, अगर आप बैठे हुए हैं 1 घंटा हो गया, कह रहे हैं कि 2 घंटे तक अगर जो है वो काम नहीं दे पाए तो इसका मतलब क्या है? अब ले ऑफ हो गया। और ले ऑफ हो गया इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम डेज अलाउड टू ले ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयड इज हाउ मेनी डेज। कह रहे ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक? 45 दिन तक। हम मजबूरी आपकी समझेंगे, लेकिन आप रामदीन की भी मजबूरी समझिए, वो कितने दिन तक भूखा रहेगा। तो हम आपको कितना? 45 days. For those days, employee who is laid off is entitled for compensation how much? उसमें हम उनको कितना देंगे? ले ऑफ का मतलब वो काम नहीं करेंगे, लेकिन कितना देंगे हम?
दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया। एम्प्लॉयर की भी जो है वो बैंड बजी हुई है, लेकिन रामदीन का भी तो सोच करके देखिए। लेकिन कहा ऐसा कितने दिन तक कर सकते हैं? उससे ज्यादा नहीं। 45 से ज्यादा अगर हो रहा है साल में, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा सैलरी आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आप चीजों को इंतजाम कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, मार्केटिंग डेवलप कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन ऐसे में तो रामदीन भूखों मर जाएगा। कह रहे हैं कि जहां पे ये ध्यान रखिएगा, केस लॉ में ये आ सकता है, तो इसको केस लॉ के लिए ज्यादा ध्यान रखिएगा। 50 वर्कमैन या उससे ज्यादा काम करें किसी फैक्ट्री में, लेकिन कितने से कम? 100 से ज्यादा। और उन लोगों ने कितने दिन कम से कम काम किया हुआ है, उनको जो है आप पैसे जरूर देंगे। किसी ये नहीं कि आज ही जो काम के लिए आया और कल उसको काम नहीं दे पाए तो नहीं। किन के लिए? अरे भाई, जो कम से कम आपके यहां कितने दिन से काम कर रहे हैं? 1 साल से काम कर रहे हैं, और आप जहां काम करते हैं वहां पे कम से कम कितने लोग हैं? 50 जो है वो वर्कमैन है, और कितने से कम है? तो कह रहे हैं कि ऐसे केस में आप उनको क्या करेंगे? आप उनको जो है वो ले ऑफ में कितना पैसा देंगे? 50% ऑफ। लेकिन एक और बात देखिए, अगर काम करने वालों की संख्या अब कितनी हो गई? 100 से ज्यादा। देखिए तो आपके वाले में करेक्टेड है, मोर देन है, या इक्वल टू भी गलती से है? इक्वल टू यहां तक है। इफ वर्क में यहां, सॉरी, यहां लेस देन है, ठीक है। यहां क्या है? 100 और मोर। तो अगर 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा है, लेकिन 100 से क्या है? कम, 100 को टच नहीं किया है, तो ऐसे केस में आप 50% सैलरी के साथ उनको ले ऑफ दे सकते हैं, अगर उन्होंने कितना काम किया हुआ आपके यहां। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे 100 या 100 से क्या है, तो वैसे केस में देखिए क्या कहा हुआ है। आप जब ले ऑफ करेंगे तो जो कंपनसेशन है वो तो देंगे ही, इन एडिशन टू दैट आपको पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा? जरा आप अपने किडनी पे थोड़ा जोर डालिए, जो आपने एफडी करके रखा हुआ है वहां से थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए, और मुझे बताइए कि यहां क्या लॉजिक है। ऊपर वाले केस में नहीं बोला परमिशन लेने के लिए, लेकिन कह रहे हैं 100 या 100 से ज्यादा है तो ले ऑफ कंपनसेशन तो देना ही है। उसके लिए तो ऊपर जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा? प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। जरा सोचिए, लेकिन उसका 2 एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। तो आप जरा इस पूरे बात को क्या सोच पा रहे हैं? समय दिया 30 सेकेंड, कुछ देखिए कॉम्प्रिहेंड करके, क्या आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं? कौन बताएंगे? ये बताएंगे फियरलेस। लिखा हुआ है फियरलेस। ये हाउस कीपिंग है। बताइए क्या ऐसा होगा, सोच के देखिए, मुझे बददुआएं मत दीजिए। बताइए। प्रायर परमिशन ले ऑफ से पहले, और सोचिए। हाँ, आपकी बॉडी को देख के डर गए कि जब तक आप इजाजत नहीं देंगे नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, डरिए नहीं, बोलिए, अच्छे बच्चे हैं वो भी।
एक बड़ा जनरल चीज है जो यहां छुपा हुआ है, बताइए और कोई चीज ध्यान आ रहा है? ले ऑफ में पैसे तो देंगे 50%। हाँ, एकदम सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं, जो आप सोच रहे बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन वही होता है, ये सब आंसर है। हम चलते हैं जरा और इसके लॉजिकल और अप्रोप्रिएट आंसर पे। जब भी ले ऑफ होता है तो कितने पैसे मिल रहे हैं? किनको? किस वर्कर को? तो क्या कहीं पे जब काम हो रहा होता है तो सारे वर्कर एक साल से पुराने ही होते हैं? नहीं, ठीक है, जो एक साल से पुराने उनको तो 50% मिल गया। एक तो 50% मिला, इसका भी गुस्सा उनको है। इस बात का नहीं आप सोचिए कि सर बिना काम किए तो मिला। अरे रामदीन तो दिन रात काम करने को तैयार है, आप उसको और तो पैसे दीजिए। उनके लिए तो ये मायने ही नहीं रखता है कि चुपचाप बैठे थे तो 50 तो मिला, घर बैठे थे, उनको 200 रुपए से उनका घर थोड़ा ना चल रहा है। उनको तो 400 मिल रहा है तो भी घर नहीं चल रहा है, और आप तो उनको कितना दे रहे हैं? 200 दे रहे हैं। कह रहे हैं कि और वो भी किनको दे रहे हैं? जो एक साल से क्या है। इसका मतलब है कि 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब है दे आर ह्यूज इन नंबर। ऐसे केस में उन लोगों में जो है वो विस्फोट तो है ही, दिमाग में गुस्सा तो है ही। वो ये थोड़ा ना देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। उन्हें तो बस लग रहा है कि सही में मालिक खुद मर्सिडीज में घूम रहा है, बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, और हमें देने के लिए सिर्फ उनके पास 50%। और उसमें से कोई कह रहा है हमें तो वो भी नहीं मिला, और कह रहे हैं कि तुम तो अभी एक साल से हमारे यहां काम भी नहीं किए हो, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं देंगे। मारो फोड़ो। बस ऐसा ना हो कि लोग क्या हो जाए, वायलेंट हो जाए। अगर नंबर कम रहता है तो वहां पे वायलेंस के चांसेस कम रहते हैं। आप देखते हैं भीड़ में आजकल बहुत ज्यादा जो मॉब लिंचिंग और ये देखते हैं, 2 लोग कहीं है तो मॉब लिंचिंग नहीं होता है। ये तब होता है जब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से एक भी अगर बोला मारो पीटो तो उसके बाद जो है लोग जुट जाते। नहीं होता है, कितने बार देखिए कोई पकड़ा जाता है रोड वगैरह पे जो करते हैं। कहा कि ये भीड़ बड़ा खतरनाक चीज है, ना इनका कोई ईमान है, ना कोई इनका धर्म है, और ना ही इनमें कोई सेंस है। बस कहीं से एक आवाज और पता नहीं क्या हो जाता है, लोग अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसे ही यहां पे बोला कि यहां पे वायलेंस के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए सीजी को पहले ये पता होना चाहिए, ताकि जब भी ले ऑफ आप डिक्लेयर करें तो वहां पे प्रॉपर क्या कर सके, हम अरेंजमेंट कर सके लॉ एंड ऑर्डर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि गुस्से में वो किसी तरह का हंगामा ना करे, चीजों को तोड़फोड़ ना कर दे। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। इसका मतलब काम करने वालों की संख्या कितनी है वहां? 100 या 100 से ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी परमिशन लेने की जरूरत, आप कहिएगा सर अभी तो बोला परमिशन लेने की जरूरत है, उसका लॉजिक भी समझाया। कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में नहीं है। सिर्फ किस कारण से? देखिए ले ऑफ बड़े सारे कारणों से हो रहा है, देख रहे हैं ना, एकुमुलेशन ऑफ स्टॉक, मशीनरी, दिस दैट। लेकिन कह रहे हैं इन दोनों सिचुएशन में नहीं। किस सिचुएशन में? शॉर्टेज ऑफ पावर और नेचुरल। शॉर्टेज ऑफ पावर तो साफ साफ दिखेगा किसको? सारे एम्प्लॉय को। मतलब शॉर्टेज ऑफ पावर की बिजली नहीं आ रहा है, बोलेंगे जा चेक करे, लटक के देख तार को, यही ना, वो दिखेगा ना। इसमें तो ये नहीं कह सकता कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा कहां हूं कि मुझे पता चलेगा कि अभी रिसेशन है या क्या है कैसे है। और कहा नेचुरल कैलामिटी, जब वो तैर रहा है तो उसे नहीं दिख रहा है कि नेचुरल कैलामिटी है या नहीं है, मतलब अर्थक्वेक आ गया है, क्या आ गया है। तो कह रहे इन जगहों पे गुस्सा नहीं आता है उन्हें, क्योंकि गुस्सा तब आएगा जब उसे लगता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। पैसे हैं इनके पास लेकिन ये पैसे नहीं देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यहां पे तो उन्हें दिख रहा है कि ऑलरेडी क्या है, बाढ़ आया हुआ है, फैक्ट्री के भीतर पानी है, तो मशीन कैसे चलेगा। तो इस केस में मतलब सिर्फ यही आया निकल करके कि लॉ एंड ऑर्डर, कि किसी न किसी तरीके से वो दंगा फसाद ना करे। कहा गया कि जब उन्हें दिखता ही रहेगा कि सिचुएशन ऐसा है तो क्या दंगा फसाद करेंगे। यहां पे ये 2 एक्सेप्शन है। क्लियर है ये? तो इसका मतलब लॉकआउट भी एम्प्लॉयर की तरफ से और ले ऑफ किस केस में किया जा रहा है? मजबूरी में किया जा रहा है। आइए, वर्कमैन नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। किस किस केस में ये देख लीजिए यहां पे। इफ ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ले ऑफ में हम दे रहे हैं ना पैसे, कितने दे रहे हैं, लेकिन ध्यान से कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा उनको कंपनसेशन। कब? जब हम उनको कह रहे हैं कि देखो भाई ये काम तो हमारा अभी नहीं चल रहा है, हम आपको इसी से रिलेटेड दूसरा काम देते हैं, आप उस काम को कीजिए, हम आपको पैसे देंगे।
वो कहता है नहीं, जो करता था वही करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट वाला कोई काम उसे दे रहा हूं, या कोई ऐसा काम नहीं है जो काम में स्पेशल स्किल की जरूरत है। मैं उसके ग्रेस, उसके डेकोरम, वो जिस लेवल का था, सुपरवाइजर था तो सुपरवाइजरी काम ही दे रहा हूं। लेकिन सुपरवाइजरी का काम लकड़ी वालों को सुपरवाइज करने की जगह मैं उनको किसी और 10 एम्प्लॉय को क्या करने के लिए दे रहा हूं, सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि वो काम अभी नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं कि अगर आप उसको एक रीजनेबल वर्क दे रहे हैं, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके जो है वो डेकोरम के अकॉर्डिंग भी, उनके क्लास के अकॉर्डिंग, तब अगर वो रिफ्यूज करे तो ऐसे केस में जो है वो आप उनको कंपनसेशन उनको देना जरूरी नहीं है। इफ ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द एस्टैब्लिशमेंट एट द अपॉइंटेड टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग एटलीस्ट वंस इन अ डे, ले ऑफ में काम बंद करना पड़ रहा है, ले ऑफ क्योंकि स्टॉक एक्यूमुलेटेड है, लेकिन उसको एक बार दिन में क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा ताकि हमें पता तो चले कि हमने ले ऑफ किया तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और बंदा आ रहा है तो कम से कम एक बार उसे क्या करना, अपना कोई काम नहीं हो रहा है फैक्ट्री में, लेकिन एक बार अपना थोबड़ा दिखाना है आकर के। बात भी तो सही है कि हम उसे 50% इसलिए तो दे रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपको 50% दे रहे हैं, लेकिन एक बार आइए। इफ सच ले ऑफ इज ड्यू टू व्हाट, आप जानबूझ करके स्ट्राइक किए थे इलीगल नेचर का, या फिर क्या कर रहे थे, स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन इन अदर पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है वो दूसरे एरिया में जो है वो जानबूझ करके, मतलब एस्टैब्लिशमेंट में बड़े सारे सेक्शन हैं, जानबूझ करके काम स्लो कर रहे हैं, जानबूझ करके काम क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। या आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो स्ट्राइक एक तरह से धमकी देना हुआ कि दूसरे एरिया में स्ट्राइक किया, यहां भी करेंगे। कहा गया कि अगर इन कारणों से उन्हें ले ऑफ करना पड़ रहा है तो उस केस में आपको कंपनसेशन नहीं मिले, क्योंकि तो बदमाशी हुई ना कि आप इलीगल तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, या आप जानबूझ करके काम कर रहे हैं, कह रहे अच्छा स्ट्राइक था ना, चलो काम धीरे करूंगा। यह साफ तौर पे मिसकंडक्ट कहलाता है, जानबूझ करके काम क्या करना, धीरे करना। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे जब लोग काम करते हैं तो जो वो काम होता है वो काम किस अकॉर्डिंग होता है, जितना काम है उस अकॉर्डिंग हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैंने अभी कार का ही आपको एग्जांपल दिया कि इस समय जो हमारी सिचुएशन है, मतलब कार व्हीकल्स इन केसेस में, मुझे एक चीज बताइए, क्या इस समय बहुत ज्यादा जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन नहीं है? अगर डाउन है तो 1000 लोग पहले काम करते थे, अब ऐसे केस में 1000 लोगों की जरूरत नहीं है। क्या किया जाए, 1000 लोगों को सैलरी दिया जाए? अगर आप कहते हैं नहीं तो जरा सोच करके देखिए, रामदीन हरिया वो कहां जाए। कहा गया अगर हम ऐसे सोचे तब तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं स्किल्ड हैं, कुछ लोग सीए हैं, कुछ लोग सीएस हैं, कुछ डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े सारे हर कैपेसिटी में लोग हैं, बट एवरीवन इज नॉट एम्प्लॉयड। हर आदमी हर कैपेसिटी में अनएम्प्लॉयड है, यानी कि कहीं ना कहीं, मतलब जितने सीए हैं सारे एम्प्लॉयड नहीं, जितने सीएस हैं सारे एम्प्लॉयड नहीं, कह रहे जितने इंजीनियर हैं सारे एम्प्लॉयड नहीं, जितने मजदूर हैं सारे मजदूर एम्प्लॉयड नहीं। कह रहे कि हर जगह पे ये अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन ये है कि आबादी हमारी इतनी ज्यादा है कि काम जो है एक लेवल तक ही तो होगा, हम लोग ही इतने ज्यादा हो गए हैं कि कहीं ना कहीं क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही। हम लोग ही इतने ज्यादा हैं कि कितना भी आप बोलिए कि फैसिलिटेट किया जाए, भीड़ कम किया जाए, थोड़ा कंफर्ट से हम मेट्रो में जाएं, कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लोग जो है वो अनलिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन बढ़ नहीं रहा है, जितने देर हम क्लास कर रहे पता नहीं आबादी कहां से कहां पहुंच गई होगी। कहा कि बात तो सही है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? कहा गया कि अगर हम इन 1000 लोगों के साथ आज भी फैक्ट्री को चलाएंगे तो ऐसे केस में एक ऐसा भी दिन आएगा जब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है और इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है नहीं। तब हम क्या करेंगे, उन्हें काम से निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को रिटायरमेंट के कारण वो काम से गया है तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता है। अगर किसी को जो है वो काम छोड़ के वो खुद से गया है तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता है। डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण किसी को काम से निकाला गया है तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता है। डेथ के कारण कोई काम छोड़ा, डिसेबलमेंट के कारण काम छोड़ा तो ये क्या नहीं कहलाता है, रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि व्हेन देयर इज सरप्लस एम्प्लॉय और हम उन्हें इसलिए काम से निकाल रहे हैं बिकॉज दे आर सरप्लस इन नंबर, इन चीजों के कारण नहीं, तब वो क्या कहलाएगा, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि काम से निकाला जाना, लेकिन वजह डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, वजह रिटायरमेंट नहीं है,
वजह जो है वो रेजिग्नेशन नहीं है, वजह जो है वो डिसेबलमेंट नहीं है, वजह जो है वो डेथ नहीं है। तो कह रहे डिस्चार्ज ऑफ व्हाट, लेबर या स्टाफ, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन अदर देन व्हाट, पनिशमेंट ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो, या कोई रिटायरमेंट एज पे पहुंच रहा है, या फिर टर्मिनेशन ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ड्यू टू कंटिन्यूड इल हेल्थ। इसका मतलब सीधा समझ लीजिए ना कि ये सब कुछ नहीं है तब हम काम से निकाल रहे, इसका मतलब है कि सरप्लस है। इट शैल बी बेस्ड ऑन व्हाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। बात भी सही है। अगर मान लीजिए कि बुरे दिन आ गए तो ऐसे केस में किनको पहले निकालिएगा, जो सबसे ज्यादा दिन से आपके पास काम कर रहे हैं उनको निकालिएगा, या जो सबसे बाद में आया है? नॉर्मल लॉजिक तो यही है कि जिसका ज्यादा दिनों तक आपके साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसे तो रखिए, तो जो ज्यादा दिन से उसको नहीं, जो सबसे पहले, जो सबसे बाद में आया है, यानी कि जो नया नया अपॉइंटमेंट है पहले उसको निकालिए, उसके बाद उससे जो पुराना है, और जो सबसे पुराना है उसको बचा करके रखिए। ए वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर हाउ मेनी डेज, 1 year और मोर, कैन बी रिट्रेंच, जो एक साल या एक साल से क्या है, ज्यादा दिनों से है, कह रहे हैं उनको जो है हम तभी रिट्रेंच कर सकते हैं जब क्या करेंगे, नोटिस जो है वो देंगे। 3 महीने का है या मिनिमम 3 मंथ है? इसका मतलब कम से कम 3 महीने का नोटिस देंगे उनको काम से निकालने से पहले, या अगर नोटिस नहीं दे पाए तो क्या देंगे, 3 महीने का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देंगे। ऐसा इसीलिए ताकि आप जब उन्हें काम से निकाले तो अगले ही दिन राम दिन बेरोजगार ना हो जाए, तो इसीलिए आप उसे 3 महीने का नोटिस दीजिए ताकि इस दौरान वो काम क्या करे, ढूंढ ले। और अगर आप नहीं एकाएक आप नोटिस नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, उसे आज ही काम से निकाल दीजिए, 3 महीने का क्या दे दीजिए, ताकि वो 3 महीने में आराम से काम को क्या कर ले, ढूंढ ले। वेयर एनी वर्कमैन आर रिट्रेंच एंड द एम्प्लॉयर proposes to employ any person, he shall give an opportunity who offer themselves for re-employment। अभी देखिए रिसेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बुरा हाल, तो अगर मान लीजिए कि यहां पे उन्होंने देखा कि 30-35%, 40% कम हो गया है, तो अगर इन्होंने देखा कि 40% जो है प्रोडक्शन कम हुआ, तो यहां से 40% लोगों को हटा दिया, यानी कि 1000 में से जो है वो 400 को हटा दिया। कितने से काम कर रहे हैं? अब ये 400 चले गए। फिर से ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे ही बूम कर गया, दीपावली का समय आया, मस्त ऑर्डर आने लगा। अब ऐसे केस में जब वो और लोगों को एम्प्लॉय करने जाएंगे तो पहला प्रायोरिटी किनको दे, इन्हीं 400 को पहले दे, बशर्ते वो क्या करते हैं, विलिंगनेस दिखलाते। तब तक अगर वो किसी और काम पे चले गए तो क्या बोलेंगे, अब तुझे यहां आना ही पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो उनको क्या किया जाए, नए लोगों से जो है वो पहले प्रायोरिटी दिया जाए कि आप हमारे जगह पे आइए, इस जगह पे जहां आप थे। Employment of at least 50% is required for all the formalities by employer. Employment of at least how much? 50% is required for all the formalities by employer। कह रहे हैं कि कभी भी अगर रिट्रेंचमेंट करते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो कम से कम 50% लोगों को रखेंगे क्या करने के लिए, रिट्रेंचमेंट के फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। रिट्रेंचमेंट क्या फॉर्मेलिटीज होता है, अभी देखिएगा ना, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वगैरह जो देंगे, कैलकुलेशन कौन करेगा, कोई तो ये भी तो होना चाहिए भाई, जिनको आप हटा भी रहे हैं तो उस हटाने की प्रक्रिया को भी तो फुलफिल करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। इफ 100 और मोर एम्प्लॉय आर देयर देन प्रायर परमिशन इज, देखिए हर जगह लोग ज्यादा रहने पे क्या करना पड़ता है, मैंने पहले ही बोला ऐसा इसीलिए लेना पड़ता है ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर हमारा गड़बड़ ना हो। ये जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की बात आपने सुनी, वो कैसे पे करेंगे, कितने के अकॉर्डिंग, कहा कि आपको जो हम पे करेंगे वो होगा 15 days व्हाट इनटू एवरी। याद रखिए ये नोटिस के अलावा है, अगर 3 महीने का नोटिस दे दिया है तब तो कोई पैसे नहीं देंगे, तब सिर्फ क्या देंगे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लेकिन अगर हम एक ही बार में निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 महीने का तो पहले सैलरी दीजिएगा, उसके अलावा जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देंगे उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जितने साल उसने काम किया है वो लिख दीजिए, 10 years, मल्टीप्लाई कीजिए 15 डेज का सैलरी। तो कहा 15 डेज का कौन सा सैलरी दे, तो कहा कि अंतिम 3 महीने में उसको जितने आपने सैलरी दिया है उसको 3 से क्या कर दीजिए, तो ये 30 दिन का निकल गया, उससे कितने दिन का निकाल लीजिए, 15 डेज का।
जब आप रिट्रेंचमेंट के लिए कर रहे हैं किसी को, तो उससे 3 महीने पहले सैलरी तो मिली होगी ना। हो सकता है सैलरी कम ज्यादा मिला हो, कभी 30,000 मिला हो, कभी 40,000 मिला हो। कह रहे कि तीनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। और ये निकल गया कितने दिन का, 1 महीने का, 30 डेज का। आपको कितने दिन का देना है? तो अगर मान लिया कि हर महीने उसको 30,000 ही मिल रहा था, तो तब तो सीधा 15,000 आ गया अंतिम 3 महीने में। तो ये 15,000 हो गया। कितने साल उसने काम किए थे? तो 3 महीने का नोटिस प्लस उसको 1.5 लाख रुपया देंगे। क्या करने के लिए? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब उसके बाद वो कहीं जा सकता है। क्लियर है ये चीज? ये था हमारा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। कह रहे हैं कि किस चीज में? अब लेआउट और रिट्रेंचमेंट के केस में अगर आपने जो है वो चीजों को कंप्लाई नहीं किया, अब ले ऑफ के केस में क्या होगा? आपने ले ऑफ का कंपनसेशन नहीं दिया 50% वाला, या सीजी से प्रायर परमिशन लेना था, नहीं लिया। रिट्रेंचमेंट के केस में नोटिस नहीं दिया, या नोटिस नहीं दिया तो 3 महीने का पेमेंट नहीं दिया, या उनको जो है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नहीं दिया, या पूरा नहीं दिया। तो वैसे केस में कह रहे एनी एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रीजमेंट फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? 1 मंथ एंड विथ फाइन कितना? 1,000 रुपीज। इसका मतलब है कि इतना फाइन दे दे और अब उसे कंपनसेशन वगैरह नहीं देना है रामदीन को। का रामदीन हर या राम खिलावन को जो देना है वो तो अपनी जगह, और वो जितने दिन नहीं दिया जा रहा है उतने दिन का इंटरेस्ट भी लगेगा। नॉर्मली इंटरेस्ट ये 18% तक लगा देते हैं लेबर के केस में, कि 18% का क्या दो उनको, इंटरेस्ट दो। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेबर कोर्ट बाकी पे। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली हो रहा है। ज्यादातर केसेज में वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं थोड़ा लेबर वगैरह से, और 18% का जो है वो लगा देते हैं। कहा कि वो तो एज इट इज चलता रहेगा। ये तो वो है जो आप किसको पे करेंगे? ये तो अथॉरिटी को आप पे करेंगे। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड, अगर सेटलमेंट को कहीं ब्रीच किया या अवार्ड, जो ऑर्डर सुनाया गया, तो इंप्रीजमेंट अब कितना? जो 1 मंथ था वो कितने? और फाइन केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। लेकिन अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू चल रहा है, तो जब तक आप अपने डिफॉल्ट को मेड गुड नहीं कर लेते, हर दिन का कितना? यानी कि आपने नहीं दिया तो 1,000 रुपए का पेनल्टी, आज नहीं दिया, कल भी नहीं दिया उनका कंपनसेशन, परसों भी नहीं दिया, तो हर दिन का 200 रुपए का मीटर कब तक चलता रहेगा? और इधर जितना उनका कंपनसेशन का अमाउंट था उस पर क्या चलता रहेगा? इंटरेस्ट। वो तो उनको देंगे, किनको? रामदीन हरिया राम खिलावन वर्कर को। लेकिन ये 200 रुपए हर दिन का किनको देंगे? ये आप अथॉरिटी को देंगे। तो ये जो है वो सारा कुछ किसके बारे में? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ। नोटिस नहीं दिया तब तो अलग है ना। नोटिस नहीं दिया तो 3 महीने का पेमेंट देना पड़ेगा, ये तो बस अलग है। हाँ जी, अगर वो 1 साल से ज्यादा दिनों से आपके पास है तो उसको क्या देंगे? कंपनसेशन भी देंगे। तभी तो मैंने वो कैलकुलेशन आपको दिखलाया। अब चलिए, हम लोगों ने अपने इस लेबर लॉ के कंप्लायंस, अब देखिए ये सारा कुछ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कंपनी हमारी चल रही है, कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनी के फैक्ट्री है, वहां पे ये सारे मसले आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 तरीके से लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। 2 तरीके से एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। एक तरीका क्या है? एक आते हैं डायरेक्ट और एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। डायरेक्ट आने का मतलब है कि रामदीन काम ढूंढता हुआ गया और उसे काम मिल गया। दूसरा, रामदीन हरिया राम खिलावन खुद से काम नहीं ढूंढ पा रहा है, तब ये पहुंचते हैं किनके पास? और उस कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं कि क्या आप हमें कोई काम दिला सकते हैं? वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है हाँ, हम हैं ही इस चीज के लिए, क्योंकि हमने जो है वो बोला हुआ है एम्प्लॉयर को कि अगर आपको काम की जरूरत रहे तो हमें बताइए, क्योंकि वो डायरेक्टली थोड़ा ना पहुंचेंगे रामदीन तक। और इधर रामदीन ने भी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि अगर कोई काम रहे कंस्ट्रक्शन का तो मुझे बताना। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है बीच में चेन का काम करता है। लेकिन एक्ट इसीलिए बनाना पड़ा 1970 में, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टर ने हद मचा दी। हद अच्छे सेंस में नहीं मचाया, हद नहीं मचाया बल्कि कहिए गंध मचाया। और वो था क्या, वो सुनिए। आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, अगर कहीं कोई मूवी अमिताभ बच्चन वगैरह का देखा हो, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर काम पे लगता था, जैसे ही पैसे उनको बढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या करता था, पहुंचा हुआ है और उसमें से अगर 100 रुपए मिले तो उसमें से 10 रुपया ले लिया और 90 देता था। तो बाकी सब तो दे देते थे। अमिताभ बच्चन जो है वो स्टाइल में आते थे और वो जो है वो नहीं देते थे।
तो नहीं देते थे तो ढिसुम ढिसुम और ये सब होता था, तो वो तो मूवी था तो ढिसुम ढिसुम चलता था। क्या हमारा लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर हमारी चीज फुलफिल ना हो तो हम वायलेंस एक्टिविटी करें या इलीगल मीन्स से चीजों को फुलफिल करें? अनफॉर्चुनेटली नॉट। तब जाकर के कानून बनाया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इनको काम दिलाते हैं, वो कहीं इनका मिसयूज ना करे। आप कहिएगा फिर कॉन्ट्रैक्टर को क्या फायदा होगा? कॉन्ट्रैक्टर फिर कॉन्ट्रैक्टर बनेगा ही क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे देते हैं वो कौन है? एम्प्लॉयर। जितने भी मजदूर लेकर के जाते हैं, कंपनी जहां आप काम करेंगे वो हुआ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मान लीजिए कि मैंने कहा कि बहुत हो गया पढ़ना पढ़ाना, अब मैं बनूंगा कॉन्ट्रैक्टर, और मैंने जो है वो बोला, मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्टर तो आप मजदूर, रामदीन हरिया राम खिलावन बंसी बिरजू, तो अब जो है अभी राम दुलारी पे नहीं जाएंगे, अब जो है वो सारे लोग हम लोग क्या बन गए? आप मजदूर, मैं बन गया कॉन्ट्रैक्टर। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर बना तो इस केस में आप मेरे पास आए और आपने बोला कि काम दिलाइए। मैं अगर किसी भी तरीके से आपसे पैसा लूंगा तो वो गलत है। तो मुझे पैसा कौन देगा? तो मुझे पैसा देगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हुआ? जहां पे मैं आपको ले जाकर के ऐसे डाल दूंगा कि लो काम करो यहां पे। आप कहेंगे सर ऐसे होता है? हाँ जी, ऐसे ही। एक ट्रैक्टर आएगा और उस ट्रैक्टर पे सारे मजदूर बैठ जाते हैं, डंडन डंडन डंडन, और या वो 407 ट्रक रहता है, उस पे जो ऐसे जो है वो तगाड़ी, बेलचा, फवारा ये सब लिए हुए सब रहते हैं, और ऐसे करके देखते रहिएगा। ट्रक जो रहता है ना हाफ डाला वाला, उसमें गर्दन ऐसे दिखता रहेगा कि सब ऐसे करके देख रहे हैं और ऐसे पकड़े रहते हैं। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे होते हैं और वहां पे जाकर के काम करेंगे। तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें भेजा है वो है उनका इमीडिएट एम्प्लॉयर। मैंने आपको अगर काम दिया तो मैं क्या हुआ? इमीडिएट एम्प्लॉयर। आपको मैंने काम जो दिया है वो कहां दिया है? डीएलएफ का अपार्टमेंट बन रहा है। आपके तो पैसे काटूंगा जब काम पे भेजूंगा। जो लेट आते हैं उसको क्या करते हैं? कम पैसे मिलते हैं। तो अब जो है वो आप डीएलएफ के जो है वो साइट पे जाएंगे। अगर जो है वो डीएलएफ के साइट पे गए और आपने जो है काम करना शुरू किया, तो आप जो है वो मेरा काम कर रहे हैं या डीएलएफ के पास कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं? पैसे तो डीएलएफ देगा। डीएलएफ जो पैसा देगा ये कहलाया बेसिकली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मैं क्या कहलाया? इमीडिएट एम्प्लॉयर। लेकिन आप काम करने के लिए तो पहले मेरे जगह पे आए, एक जगह पे आप जमा हुए जो मेरा ऑफिस है। मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे भी मिनिमम फैसिलिटीज होनी चाहिए अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर बना तो, क्योंकि मुझे पैसा कौन दे रहा है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, डीएलएफ दे रहा है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने मुझे पैसे अगर दे दिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये नहीं कि मैं उसमें से 10-10 और 20-20 काट काट के आपको दूंगा, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने एक मजदूर पे 50 रुपए ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये बिल्कुल जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट के तहत होता है। ये नहीं कि मैं चोरी चोरी चुपके काम कर रहा हूं। इसकी के लिए कहा गया कि मैं भी अपने आप को रजिस्टर्ड करूं एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टर। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराना चाह रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट, हाँ बस एक सब्सटेंशियल नंबर होना चाहिए, उनको भी बोला गया कि आप भी अपने आप को रजिस्टर करवाइए, ताकि हमें पता रहे कि अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है तो उनको आप वही फैसिलिटी दे रहे हैं जो अपने रेगुलर लेबर को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। याद कीजिए, हर जगह जब हमने पढ़ा है तो हम लोगों ने लॉ में नहीं बोला है कि दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बोनस के बारे में बात करते हैं, ग्रेचुइटी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, या जब हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के बारे में, ईएसआई एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, हर जगह हम कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जो वहां पे वर्कर है, बल्कि वो किनके द्वारा? कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है तो भी वो क्या होंगे? इस एक्ट के दायरे में आएंगे। तो इन्हीं चीज के लिए एक्ट बना जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की कुछ जिम्मेदारी होगी और कुछ उनके ऊपर लीगल प्रोविजन कि वो अपने आप को जो है क्या करे? रजिस्टर्ड करे। कुछ जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? कुछ जो आएंगे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए यहां पे रूल दिया। बड़ा छोटा सा एक्ट है, पर्पस बस इतना ही है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को किसी भी तरीके से क्या ना किया जाए, किसी तरीके से उनके ऊपर हार्डशिप ना लगाया जाए, उन्हें जो है वो अनरीजनेबली जो है वो टॉर्चर ना किया जाए और उनका कंडीशन मिजरेबल ना रहे। यही पर्पस है। कहा गया कि इससे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेबर हटा ही दो। कहा गया कि अगर हटा देंगे तो जो थोड़े से काम मिल रहे रामदीन को वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ है, देखिए पूरा नाम क्या है? एबोलिशन एक्ट। और हमने कहा कि अगर हम पहले रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि इस तरह के काम में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ बहुत ज्यादती हो रहा है, तो हम वहां नोटिफिकेशन ले आएंगे और कह देंगे कि इस तरह के काम में कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इस तरह के एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं करेगा तो उनको कौन से लेबर रखने पड़ेंगे? रेगुलर लेबर। और ये रेगुलर लेबर वो कहां से लाएंगे?
जो लेबर है उन्हीं में से तो किसी को क्या करेंगे, लेकिन कहा गया ये अंत में करते हैं। जब हमें लगता है कि उस जगह पे लाख कोशिश करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के चीजों को जो है वो ठीक से रेगुलेट नहीं किया जा सकता है तो करते हैं। अब देखिए ये एक्ट आपका एप्लीकेबल है कब, हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहां कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक से पढ़िए 20 और 20 लोग, लेकिन कैसे, एज नॉर्मल लेबर नहीं। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या कितनी है तो उस पे ये एप्लीकेबल होगा यानी उनको ये प्रोविजंस फुलफिल करने होंगे। साथ ही साथ कह रहे हैं किस कॉन्ट्रैक्टर पे, अच्छा ये दो बार क्यों लिखा, एक बार इस्टेब्लिशमेंट एक बार कॉन्ट्रैक्टर। भाई ये इस्टेब्लिशमेंट का मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारे हैं, डीएलएफ जैसे कंपनी, उनके ऊपर यह है कि अगर वो 20 या 20 से ज्यादा लोगों से क्या कराते हैं, मजदूरी कराते हैं, और वो कैसे मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके जो है वो पास कितने लेबर हैं, 20 या 20 से ज्यादा। अगर मेरे पास 5 ही लेबर है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता, मुझे मिलेगा कमीशन, लेकिन उस केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए कहा गया कि रीजनेबली कम से कम मेरे अंडर कितने वर्कर होने चाहिए, 20 होने चाहिए, मेरे अंडर वर्कमैन होने चाहिए। क्लियर है? तो देखिए दोनों में 20-20 है तो काम याद रखना आसान है। ये एक्ट दो लोगों पे एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्टर पे भी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे, यानी इमीडिएट एम्प्लॉयर पे भी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे। दोनों के केस में कहा गया कि वो अगर 20 लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्ट हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो है वो फैसिलिटी मिले जो बाकियों को मिलता है, और अगर नहीं मिल सकता है तो अंत में उस जगह पे हम रूल बना देंगे कि वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं कराया जाए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, अब बताइए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्लियर है, जो काम देगा यानी जो अपने पास किसको अपॉइंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। क्या कहा गया उनको, एम्प्लॉइंग हाउ मेनी, 20 और मोर वर्कर थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर और द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी इन फॉर्म। कोई बात नहीं, फी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि तब ये एप्लीकेबल है जब कितने लोगों को आप अपॉइंट करते हैं, 20, और तो आप अपने आप को क्या करेंगे, रजिस्टर करवाएंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लाइसेंस किनको लेना है, तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट को क्या कराना पड़ेगा, बस वर्ड ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या बोला गया वर्ड, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना ये याद रहेगा, इसमें मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतने फॉर्म वगैरह याद रख पाना मुश्किल होता है, बस इसलिए मैंने लिख दिया कि कभी कभी गलती से याद रह भी जाता है। अगर गलती से याद रह गया तो गलती से एग्जाम में लिख देंगे, नहीं तो कम से कम ये बात जरूर लिखेंगे कि ऑन इंगेजिंग हाउ मेनी, 20 और मोर, यानी दोनों को क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का। वेलफेयर मेजर्स टू बी टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन किन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिनके पास कितने हैं और उन्होंने अपने आप को क्या लेना पड़ेगा, और तब हम देखेंगे कि वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 1 or more canteen shall be provided and maintained if 100 or more contract labor employed by the, जल्दी मुझे बताइए ये कैंटीन कहां के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास या कॉन्ट्रैक्टर के पास ना। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को लेकर के हमने ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा हुआ है, बताइए कितने लोगों के रहने पे कैंटीन जरूरी है, 250, 250 और मोर पे कैंटीन जरूरी है, 150 पे आपका जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स था। तो वो तो एम्प्लॉयर के लिए तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, किस एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में, कि अगर कहीं पे जो है वो 250 या उससे ज्यादा है तो कैंटीन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैंटीन को तो ये नहीं कि मुफ्त में रामदीन खाएगा, चक के पिज्जा और बर्गर दबाएगा, बोला क्या नहीं, एक कैंटीन और उसमें वो खाना होना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके और वो पे करके ही खाएगा, लेकिन कम से कम हो अवेलेबल। क्योंकि जहां 250 लोग काम कर रहे, जरा सोचिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा या नहीं होगा। और ऐसे बड़े फैक्ट्री वगैरह कहां पे होते हैं, ठीक मेट्रो स्टेशन के नीचे, ऊपर, कहा नहीं, क्या शहर में होंगे, नहीं, शहर से बाहर होंगे। तो शहर से बाहर होगा तो यहां पे देखते हैं, अभी आपको जो है ब्रेक में
कभी छोले कुलचे, कभी छोले भटूरे, बाहर निकलते चट से खा लेते हैं। और आप लोग का जब वो स्मेल आता है तो मुझे भूख लगना शुरू, लेकिन मैं तो खाता हूं लेट से, तो उतने देर तक कितने बार ऐसा होता है कि छोले कुलचे का वो जो छोले का स्मेल आता है, भूख ऐसे ही लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से चीजें मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, आप बाहर निकलते ले लेते, क्यों? क्योंकि आप जो है उस सिटी में हैं। लेकिन यही अगर आप ऐसे जगह जहां पे दिन भर में एक बस तो उस जगह से होकर के जाएगी, फिर शाम को एक बस आएगी, वो भी गवर्नमेंट की, जो शहर की तरफ जाएगी। ऐसे में अगर राम दुलारी से पंगा हो गया राम दिन का, और उस दिन टिफिन लेके नहीं गया, तो जरा बताइए वो खाएगा क्या? इसीलिए वहां कैंटीन का होना क्या है, जरूरी है। अब ये कह रहे हैं किसको अपॉइंट करने, ये किसको करने के लिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को या कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर को क्यों कर रहे हैं? वहां पे काम करेगा जो वहां कैंटीन होना चाहिए। कहा भैया वहां आकर के जमा तो वहीं हो रहा है और वहीं से ही काम के लिए कहीं जाएगा ना, तो उस दौरान भी तो 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। यानी उस जगह पे जहां पे हो सकता है चीजें थोड़ा क्या हो, दूर हो, तो ऐसे केस में उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कैंटीन में मुफ्त में मिलेगा। कैंटीन होना चाहिए जहां इटेबल अवेलेबल हो, और ये वो इटेबल हो जो लोग क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि 5 स्टार होटल बना देंगे जहां पे चाय जो है वो 1700 रुपए की मिलेगी। फर्स्ट एड फैसिलिटी, क्योंकि जहां पे लोग हैं वहां पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड। ये सब कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के, एम्प्लॉयर को लेकर के तो हर चीज हमने पढ़ लिया है। कहां पे? वही तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा। नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड वॉशिंग फैसिलिटी, यानी कि जहां पे लोग रहेंगे, लॉ में प्रोविजन है, जहां पे रहेंगे वहां पे ये सारा फैसिलिटी क्या होना चाहिए, उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कोई लायबिलिटी है, कहां है, टू इंश्योर प्रोविजन फॉर व्हाट, रेस्ट रूम, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा का सारा चीज। वैसे ही जो चीज हमने कहां पढ़ा हुआ था, फैक्ट्रीज एक्ट में, वो किन के ऊपर होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग सच एम्यूनिटी टू मेक डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट। जो चीज कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ करना चाहिए था, प्रोवाइड करना चाहिए था, उसके लिए ऑलरेडी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पेमेंट करते हैं कि अगर आप हमारे पास 100 मजदूर भेजेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, और उसमें उनके मिनिमम वेलफेयर का कॉस्ट दिया हुआ है जिसका वो ध्यान रखेंगे। मतलब आप अगर 100 लोग हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो एक ही जगह भेज रहा है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सिर्फ 100 लोगों पे सिर्फ ये नहीं देता कि आप 100 लोगों को लेकर के आए, उन 100 लोगों को मेंटेन करने के लिए, कैरी करके हम तक पहुंचाने के लिए सारा खर्चा पे करती है। तभी तो वो ट्रैक्टर में डाल करके भेजते हैं ताकि उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बचे। वो खुला वाला ट्रक में पता चला उसमें सामान भी चला गया और इंसान भी चला गया, और साथ ही साथ वहां ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा तो कॉन्ट्रैक्टर उसमें भी अपना पैसा लेगा कि मैंने एक ट्रक दिया, वो ट्रक जो है दिन भर काम किया, या ट्रैक्टर जो है वो दिन भर काम किया। इन्हीं चीजों को तो रोकने के लिए क्या किया गया है, एक्ट बनाया गया। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल मेंटेन व्हाट, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। फिर मैंने बोला फॉर्म गलती से याद रहे तो रखिए, अदरवाइज फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। फॉर्म का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है, फॉर्मेट, जिसमें आप लिखेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर का नाम ये, इस कॉन्ट्रैक्टर ने बंसी, बिरजू, हरिया, रामखिलावन, इन सबको क्या किया, भेजा है, और वो इतने से इतने बजे काम किया। एक इस क्लास का पर्सन है, क्लास का मतलब ये कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ये मैकेनिक का काम कर सकता है, ये इस तरह का वायरिंग या बाकी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करेगा, अपने पास रजिस्टर, दोनों, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो भी मेंटेन करे और कौन मेंटेन करे, ताकि दोनों चीज क्रॉस वेरीफाई हो जाए। फॉर ईच रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट में वो भेजेगा उन सबके लिए मेंटेन करे कि मैंने कितने कितने को जो है वो क्या किया हुआ है, भेजा है। टू इशू एन एम्प्लॉयमेंट कार्ड टू ईच वर्कर, हर वर्कर को क्या दे, एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड दे, ताकि पता चले कि वो किस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आया है और कितने पे आया है। टू इशू सर्विस सर्टिफिकेट टू एवरी वर्कमैन ऑन हिज टर्मिनेशन, ताकि अगर कल को वो कहीं और काम करने के लिए जाए तो हम नहीं कहते एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा चीज, तो वो रामदीन के लिए भी तो जरूरी है कि वो मैकेनिक का काम किया है, इतने दिनों तक काम किया है, क्योंकि जब वो 1 साल काम करके जाएगा तब उसके बाद जो उसे अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, पहले से ज्यादा। तो रामदीन बोलेगा हाँ मैंने किया है, हरिया बोलेगा हाँ मैंने किया है 1 साल, बोलेगा 5 साल। तो कहा नहीं, इसके लिए आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट। हो सकता है आप ना देना चाहे कि चलो ये सब नहीं मिलता, भागो यहां से, कहा नहीं, अगर नहीं किया तो ये सारे चीज किस दायरे में आएंगे,
पेनल्टी के दायरे में आएंगे। फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, ये कौन सा इंस्पेक्टर है? सिंघम वाले नहीं, ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर होते हैं। अगर ये आते हैं और फेलिंग टू प्रोड्यूस रजिस्टर्ड एटसेट्रा, वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, सही में देखना चाहते कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वो सब फैसिलिटी मिल रहा है या नहीं। आप बोलते हैं आपको हमारे फैक्ट्री में आने से पहले हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, चल पीछे हट। यानी उस केस में क्या लगेगा? फाइन, पेनल्टी, इंप्रीजमेंट अप टू हाउ मेनी डेज, और फाइन। आप बताइए 500 रुपए से डरते हैं? ये तो वही है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब जी, डैश से लगता है। तो यही लोग हैं, इनको ये 500 रुपए से डर लगता है, इनको ये 5000 से भी डर नहीं लगता है। इनको तो डर बस कहां लगता है? इंप्रीजमेंट से। फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल, इंप्रीजमेंट कितना? फाइन। ऑन कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, कब तक? एक बार किया और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो जब तक चलता रहेगा तब तक हर दिन का कितना? ये आपको लगता रहेगा। तो ये किसके बारे में था? ठीक है, अब हम लोग जो एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे वो क्या रहेगा वो जान लीजिए। आप देखते होंगे कि वर्कर को अगर कोई गिला शिकवा है तो वर्कर एक नहीं है, बड़े सारे हैं। मैनेजमेंट तक बात कैसे पहुंचे? अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले क्या किया जाता है? चीजों को मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है। जैसे मैं आपको नहीं बोलता हूं कि अगर कहीं दिक्कत रहे तो बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया, ताकि उसको क्या किया जा सके? ठीक किया जा सके। बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड थ्रू विच अ टीचर कैन टीच यू। पता तो चले आप कहां समझ जा रहे हैं। अगर लगता है कि नहीं बच्चा इतना में समझ जा रहा है तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हम तेज चल सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर ठीक जा रहा था, ऐसे ही चलने दीजिए, इसका मतलब समझ में आ गया कि अभी ऐसे ही रखना है। वैसे ही कहा गया कि अगर कोई दिक्कत हुआ, जहां पे 100 लोग 1000 लोग काम करेंगे प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन उस बात को मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाए या नहीं पहुंचाया जाए। कहा गया कि मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए जाए कौन? रामदी बोलेगा मैं भी जाऊंगा, हरिया बोलेगा अच्छा अच्छा तू बड़ा चौधरी तू जाएगा मैं ना जाऊंगा, बंसी बिरजी बोलेगा मैं भी जाऊंगा। और वो बात कितने अच्छे तरीके से करेंगे वो सुनिए। बातचीत चले, हाँ बताइए क्या बात है, तो बात क्या रहेगा? हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए, हमारा सैलरी कैसे नहीं बढ़ेगा। ये बात वो रतन टाटा से कर रहे थे। कहा गया कि नहीं, हर आदमी का, ध्यान से सुनिए, बात करने का तरीका और बात समझने के तरीके में अंतर है। रतन टाटा आपके इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे या आपके इस टेम्परामेंट को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनका एक अलग बॉर्न एंड बॉटअप है, अलग लोगों का अलग है। तो उन तक बात पहुंचाने के लिए उसी तरीके में बात को पहुंचानी पड़ेगी ना। उसके लिए क्या किया जाता है? वर्कर अपने में से ही जो है वो क्या चुनते हैं? एक पर्सन चुनते हैं, क्योंकि सारे लोग 1000 लोग क्या घेर करके बैठेंगे? नहीं। तब कंसेप्ट आया ट्रेड यूनियन का, कि कहा गया कि अगर वो एक साथ हैं तो इफेक्टिव तरीके से बातों को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। एसोसिएशन आज के डेट में आप देखेंगे ई रिक्शा वाले का भी है, ऑटो वाले का भी है, सबका रहता है ट्रेड यूनियन। वो करते क्या है? बातों को इफेक्टिव तरीके से उस अथॉरिटी तक रखते हैं जो उसके लिए कंसर्निंग अथॉरिटी है। तो वैसे ही लेबर के इन बातों को रखने के लिए जो है ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट आया। अब ये ट्रेड यूनियन कौन बना सकता है? इसका मिसयूज ना हो। ट्रेड यूनियन धमकी देने के लिए नहीं होता है, बल्कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनी बनाने के लिए होता है, चैनल बनने के लिए होता है। तो कैसे ट्रेड यूनियन बनता है, क्या क्या इसमें कंप्लायंसेस है, और तब आएंगे हम लोग लेबर लॉ के एस्पेक्ट पे, बाकी एस्पेक्ट पे। तो ये हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिलहाल आज की सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।